स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास राहत इंदौरी की 2 लाइन से स्टार्ट करते हैं। राहत इंदौरी की 2 लाइन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। दवा जहर गुलाब ख्वाब जाम। गुलाब मीन्स जब आप किसी से प्यार करते हो तो गुलाब देते हो, किसी को मारना चाहते हो तो जहर देते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ख्वाब देखते हो। तो दवा जहर गुलाब ख्वाब जाम। जब आप दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हो तो आप जाम का मजा लेते हो कि दवा जहर गुलाब ख्वाब जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ सेक्रेट सुपरस्टार नरेंद्र, दुखी हिंदुस्तान को दुखी क्यों कर रहे हो, दुखी हिंदुस्तान, प्रमोद गुप्ता, रविशंकर, सत्यम, एमके, अनिल कुमार, मनदीप और टारगेट जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का मैं आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे डीएमआरसी आईटीआई की मैं बात करूं, मेंटेनर की बात करूं या फिर डीएमआरसी जेई की बात करूं। आप सभी लोगों का एग्जाम लाइन में लगा हुआ है। जेई का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और मेंटेनर वगैरह का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसको ध्यान में रख करके आज मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि पावर सिस्टम के जो की पॉइंट्स हैं ऊपर से मैं आपको 1.5-2 घंटे में पूरा रिवाइज करा पाऊं। पूरे की पॉइंट्स जो हैं, मेन पॉइंट्स, वो आपको मैं रिवाइज करा पाऊं पावर सिस्टम के। सत्यम नायक, पवन कुमार, संतोष, सेक्रेट सुपरस्टार का कमेंट आ रहा है, सर उस इंतजार का क्या गिला जिसका अंत आपका दीदार हो। वाह सेक्रेट वाह, बहुत ही शानदार लाइन लिखी आपने। अनिल कुमार बोल रहे हैं सर बहुत कुछ इंतजाम है, आप आइए। तो क्या क्या इंतजाम है बताओ तो। मैंने ऑप्शंस तो दिए थे, पहला ऑप्शन है दवा, दूसरा जहर, तीसरा गुलाब, चौथा जाम, क्या है उसमें से बताओ। पावर सिस्टम की बात करेंगे। देखिए आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे तो फिर पूरा पावर सिस्टम हो नहीं पाएगा। बेसिक से पढ़ाने का कोई तरीका ढूंढेंगे या ऐप पे क्लासेज आपकी चल ही रही हैं, जो भी बैच आपका है। आज कोशिश ये करेंगे कि पूरे पावर सिस्टम को एक पैकेट के फॉर्म में रिवाइज करवा पाए आपको। जितना पार्ट हो पाएगा कोशिश करेंगे पूरा का पूरा पार्ट हो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक बार फिर मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पावर सिस्टम से। पावर सिस्टम में ही आप ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और स्विच गियर यानी रिले, सर्किट ब्रेकर वगैरह के बारे में भी पढ़ते हो। ठीक है, रवि गुप्ता बोल रहे हैं सर दुआ का भी इंतजाम है, दुआ ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है रवि। अनिल कुमार बोल रहे हैं गुलाब और जाम। गुलाब तो आपने दे दिया वैलेंटाइन वीक में किसी को, गुलाब कहाँ है आपके पास, गुलाब तो आप किसी को दे चुके हो। कृष्णा बोल रहे हैं सर कितने आवर का क्लास होगा ये, लगभग 2 घंटे की क्लास होगी, लगभग 2 घंटे की। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे सारे की पॉइंट डिस्कस कर लें। अगर आपने कभी पढ़ा नहीं सब्जेक्ट को तो हो सकता है कई पॉइंट्स में दिक्कत आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझाने के मकसद से नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं आज रिवीजन के मकसद से आपको पढ़ाऊंगा। रिवीजन के मकसद से मैं सूचना देने का काम आपको मैं करूंगा। वो चीज़ें क्या क्या होती हैं वो जब लंबी क्लासेज लिया करेंगे एक एक टॉपिक की, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, या ऐप पे आप पढ़ते हो तो ऐप पे आपको समझ में आएगा। संजय तिवारी का कहना है गुलाब बचा हुआ है सर, कोई लिया ही नहीं मुझसे। गुलाब बचा हुआ है तो ये गलत है, अनारकली को ढूंढो संजय, अनारकली को ढूंढो। सलीम और अनारकली की मोहब्बत की कहानी तो आपने पढ़ी होगी। चलिए पावर सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं
ट्रांसमिशन लाइन, संचरण लाइन। ट्रांसमिशन मतलब पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, मुझे पावर गुजरात में भेजनी है, तो दिल्ली से गुजरात में पावर को भेजने का काम जो होता है वो होता है संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ लाइन। ट्रांसमिशन ऑफ लाइन जो है हम एक प्रकार से 3 ट्रांसमिशन लाइन की मदद से करते हैं। एक होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और एक होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और एक होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी लेंथ 80 किलोमीटर से कम होती है, और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है इसका वो 20 kV से कम होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी लेंथ 80 किलोमीटर से ज़्यादा और 250 किलोमीटर से कम होती है, और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 20 kV से ज़्यादा होता है मगर 100 kV से कम होता है। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है इसकी लेंथ जो होती है 250 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है इसका 100 kV से ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका 100 kV से ज़्यादा होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का। ये जो लंबाई वाली कहानी है ना, ये थोड़ा सा डिबेट यानी वाद विवाद वाला विषय है। अलग अलग बुक्स में आप देखते हो तो अलग अलग आता है। कहीं इसको 80 किलोमीटर से कम को शॉर्ट, 80 से 250 को मीडियम और 250 से ज़्यादा को लॉन्ग मानते हैं, और कहीं कहीं इसी को 60 से कम या 80 से कम को शॉर्ट मानते हैं, और 60 से लेकर के 160 तक किलोमीटर को क्या मानते हैं, मीडियम मानते हैं, और 160 से अगर ज़्यादा है तो उसको मानते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन देख करके आप अंदाजा लगा लोगे कि वो इस टाइप से पूछना चाह रहा है, इस टाइप से पूछना चाह रहा है। कहीं कहीं कहते हैं कि 60 से कम है, 80 से कम है तो शॉर्ट, 60 और 180, 60 और 160 के बीच में है तो मीडियम, 160 से ज़्यादा है तो लॉन्ग, और कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है। अब आपको ये सोच के हैरानी हो रही होगी कि सर एग्जाम में कौन सा टिक करेंगे। एग्जाम में ऑप्शन देख के आप अंदाजा लगा लोगे, आपको ज़्यादा धर्म संकट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है तो कैसी ट्रांसमिशन लाइन है, ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। हमने कहा 400 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है तो कैसी ट्रांसमिशन लाइन है, ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है वो कम होता है, 20 kV तक होता है। मीडियम का वोल्टेज 20 kV और 100 kV के बीच में होता है, और लॉन्ग का वोल्टेज 100 kV से ज्यादा होता है। अब जो ट्रांसमिशन लाइन होती है आपकी, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है आपकी, उस ट्रांसमिशन लाइन में एक टर्म होता है सर्ज इंपीडेंस, एक टर्म होता है सर्ज इंपीडेंस। उसका फार्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ट्रांसमिशन लाइन में एक टर्म होता है सर्ज इंपीडेंस, सर्ज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सर्ज इंपीडेंस क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का? ZS। इसका फार्मूला होता है √L/C, और इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है ओम। सर्ज इंपीडेंस होता है √L/C, सर्ज इंपीडेंस √L/C, जहां L क्या है, इंडक्टेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन का, L होता है इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और C होता है कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का कुछ प्रेरकत्व भी होता है और कुछ धारिता भी होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C है, वो ओम में है। ट्रांसमिशन लाइन का जो सर्ज इंपीडेंस होता है, इस ZS की वैल्यू होती है कितना, 400 ओम होती है ओवरहेड लाइन के लिए, ओवरहेड लाइन के लिए यानी जो लाइन आपके सर के ऊपर से जाती है, वायर ऊपर से जाता है, और 40 ओम के आसपास होता है अंडरग्राउंड केबल के लिए। अंडरग्राउंड केबल की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 40 ओम के आसपास। अंडरग्राउंड केबल मतलब जो जमीन के भीतर से जाती है, भीतर से जाती है, दैट इज 40 ओम। पूछा जाता है कि अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल्स के लिए सर्ज इंपीडेंस कितना होता है, 40 ओम, और जो आपके सर के ऊपर से जाती है लाइन, ओवरहेड लाइन RYB, उसके लिए सर्ज इंपीडेंस कितना होता है, 400 ओम। सर सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, नहीं समझ में आया। मान लो ऐसा होता है, तो आप डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। उसका फार्मूला होता है L/C। L क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का प्रेरकत्व, तो C क्या है, उसका कैपेसिटेंस। ठीक है, जो सर्ज इंपीडेंस होता है ZS, ये ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ZS ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पर निर्भर नहीं करता, लेंथ पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। सर इसका क्या मतलब, 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका जो सर्ज इंपीडेंस होगा उतना ही होगा सर्ज इंपीडेंस 200 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का। यानी अगर मैं ये कहूं कि एक 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, उसका सर्ज इंपीडेंस है 400 ओम, तो 200 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इंपीडेंस कितना होगा? सर्ज इंपीडेंस तो लंबाई पर निर्भर ही नहीं करता है, तो 100 किलोमीटर के लिए अगर 400 ओम है तो 200 किलोमीटर के लिए भी 400 ओम होगा। 600 किलोमीटर की लंबाई के लिए कितना होगा सर्ज इंपीडेंस, उतना ही होगा, 400 ओम। क्यों? लंबाई कुछ भी हो, सर्ज इंपीडेंस लंबाई पे निर्भर करता ही नहीं है। सर ये लंबाई तो है, अरे ये लंबाई नहीं है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस चेंज करोगे या कैपेसिटेंस चेंज करोगे तब तो चेंज हो सकता है सर्ज इंपीडेंस, मगर लंबाई चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है,
ये फार्मूला पूछा था, अंडर रूट एल बाई सी, इसका मात्रक होता है ओम और लंबाई पे नहीं निर्भर करता, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रवि, संजय तिवारी बोल रहे हैं सर आज लाइव मिल पाए आपसे, ऐप में तो 6 से 7 क्लासेज पीछे चल रहे हैं। कोई बात नहीं संजय, जल्दी से बराबर आइए। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, रमेश महतो, टारगेट स्टडी, संदीप कुमार, देवाशीष, राजेश, कृष्णा कुमार कह रहे हैं सर कल एग्जाम है। जितने लोगों का एग्जाम कल से स्टार्ट है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अच्छा करके आइए। अब जैसा भी पेपर होगा आपका, अच्छा होगा खराब होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने से कुछ होगा नहीं, होगा तो कुछ एक्शन लेने से। तो पहले पूरी ईमानदारी मेहनत से पेपर दे दो। अब पेपर जैसा हो गया सो हो गया, उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहानी समझ में आई कि लंबाई पे निर्भर नहीं करता है सर्ज इंपीडेंस। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में एक टर्म होता है फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट एक टर्म होता है ट्रांसमिशन लाइन में, क्या होता है बताएगा कोई? फेरांटी इफेक्ट फेरांटी का प्रभाव होता यह है कि जैसे यहां पे आपने कोई वोल्टेज भेजना चाहा, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है और यहां पे कोई लोड लगा हुआ है, यहां पे कोई लोड लगा हुआ है। यहां पे जो वोल्टेज भेजना है उसको बोलते हैं Vs, सेंड करने वाला वोल्टेज, सेंडिंग इन वोल्टेज। और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं Vr, रिसीविंग इन वोल्टेज। ये ट्रांसमिशन लाइन का मान लीजिए रिएक्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन का, तो अलग कहानी है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का जो है उसको नेगलेक्ट कर दें तो उसका रिएक्टेंस X है। ये Vs कौन सा है? Vs है सेंडिंग इन वोल्टेज, जो वोल्टेज भेजना है, सेंडिंग इन वोल्टेज। और Vr क्या है? Vr है रिसीविंग एंड वोल्टेज। Vs सेंडिंग इन वोल्टेज, Vr रिसीविंग इन वोल्टेज। ये आपका लोड है, ये वोल्टेज है, ये रिएक्टेंस है लाइन का। होगा क्या अगर आप यहां पे मान लीजिए 12 kV वोल्टेज भेज रहे हो, 11 kV भेज रहे हो, मान लीजिए यहां से आप 11 kV वोल्टेज भेजोगे तो यहां पे लाइन में कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इस ट्रांसमिशन लाइन में कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। मान लीजिए 1 kV का वोल्टेज का ड्रॉप हो गया लाइन में, यहाँ कितना वोल्टेज पहुंचेगा? 10 kV। 10 kV ही तो पहुंचेगा। 11 kV आपने भेजा, यहाँ पे 1 kV वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, 10 kV यहाँ पे पहुंचा। तो इन जनरल होता क्या है, सामान्यतः रिसीविंग इन का वोल्टेज सेंडिंग इन से कम होता है। Vr जो होता है Vs से क्या होता है? कम। सामान्यतः ऐसा ही होता है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से कम होता है। Vr इज लेस देन Vs। मगर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है क्या कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाता है। Vr इज ग्रेटर देन Vs। सर ऐसा कैसे? यहां भेजा हमने 11 kV, यहां मिल गया 12 kV। सर ऐसा कैसे? यहां भेजा 11 kV, यहां मिल गया 12 kV, यानी सेंडिंग इन से ज्यादा हो गया रिसीविंग इन का वोल्टेज। रिसीविंग इन का वोल्टेज सेंडिंग इन से जो ज्यादा हो जाता है, ये एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है और एक कभी कभी होती है। इसी को नाम दिया गया है फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी ने ही ऑब्जर्व किया था इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है? कभी कभी रिसीविंग इन का वोल्टेज सेंडिंग इन से ज्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। पहला क्वेश्चन आता है, फेरांटी इफेक्ट किस ट्रांसमिशन लाइन में होता है? शॉर्ट में होता है या मीडियम में होता है या लॉन्ग में होता है? मीडियम और लॉन्ग में होता है फेरांटी इफेक्ट, शॉर्ट में नहीं होता है। शॉर्ट में फेरांटी इफेक्ट नहीं होता है, मीडियम और लॉन्ग में होता है। दूसरा, फेरांटी इफेक्ट में होता क्या है? रिसीविंग इन का वोल्टेज सेंडिंग इन से ज्यादा हो जाता है, ओके। और फेरांटी इफेक्ट कब होता है? जब यहां पे कनेक्टेड लोड बहुत छोटा हो, बहुत हल्का हो, लाइट लोड हो या नो लोड पे हो ट्रांसमिशन लाइन, कोई लोड ही ना लगा हो, कोई लोड ही ना लगा हो या बहुत हल्का लोड लगा हो, तब फेरांटी इफेक्ट होने की गुंजाइश होती है। तो एट लाइट लोड, हल्के लोड पे, एट लाइट लोड जब लोड बहुत हल्का हो, और एट नो लोड जब ट्रांसमिशन लाइन में कोई लोड ही ना लगा हो या बहुत हल्का लोड लगा हो, तब ऐसा होता है क्या? रिसीविंग इन का वोल्टेज सेंडिंग इन से ज्यादा हो जाता है। अब फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? फेरांटी इफेक्ट को खत्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? हम ये नहीं चाहते रिसीविंग इन का वोल्टेज सेंडिंग इन से ज्यादा हो जाए, हम चाहते हैं कि रिसीविंग इन का वोल्टेज सेंडिंग इन के बराबर ही रहे। उसके लिए क्या करते हैं? लोड के समांतर में
हम क्या लगा देते हैं, इंडक्टर। लोड के समांतर में एक इंडक्टर लगा देते हैं फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए। तो फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए, फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए लोड के पैरेलल में एक इंडक्टर लगा देते हैं, एक इंडक्टर लगा देते हैं, या इंडक्टर को रिएक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। हमारे साथ संजय तिवारी कह रहे हैं सर पहली बार आईटीआई का कोर्स पूरा करेंगे और मेहनत से करेंगे। रवि बोल रहे हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज इज मोर देन सेंडिंग इन वोल्टेज एट नो लोड और लाइट लोड। इस अजूबे को बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। रवि का कहना। संदीप कुमार रिसीविंग इन ग्रेटर देन सेंडिंग इन। रमेश महतो बाबर नजम बेबाक नजम कलाम। रविशंकर ठाकुर, सोनू शर्मा, विकास श्रीवास्तव, सुनील चंद्रशेखर, विजेंद्र चौहान, सबने आंसर दिया है मुझे। देखो मैं बता दूं, आज की क्लास में पढ़ाने की मजबूरी क्या है कि आपको समझाने का काम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। समझाएंगे तो फेरांटी इफेक्ट में ही लगभग आधा घंटा निकल जाएगा। तो समझाने का काम कहीं और कभी करेंगे, या तो आप ऐप पे पढ़े हो या तो कभी करेंगे। अभी का काम है आपको रिवाइज कराना। अगर आप जल्दी से जल्दी पेपर देने जा रहे हो या आपने पढ़ रखा है तो आपका रिविजन हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है फेरांटी इफेक्ट किस में होता है, शॉर्ट में, मीडियम में, लॉन्ग में। किस में होता है, शॉर्ट में, मीडियम में, लॉन्ग में। तो आपका आंसर होगा मीडियम में और लॉन्ग में। फिर क्वेश्चन आता है फेरांटी इफेक्ट कब होता है, लाइट लोड, हल्के लोड पे या हैवी लोड पे। तो ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट लाइट लोड, हल्के भार पे या शून्य भार, नो लोड पे होता है। फेरांटी इफेक्ट में होता क्या है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से कम होता है, बराबर होता है, ज्यादा होता है। फेरांटी इफेक्ट में रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा होता है। फेरांटी इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, लोड के समांतर में पैरेलल में एक इंडक्टर या रिएक्टर लगा देते हैं जो फेरांटी इफेक्ट को कम करता है, यानी रिसीविंग एंड के वोल्टेज को सेंडिंग एंड से ज्यादा नहीं होने देता, बल्कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के बराबर होता है। बात आई समझ में। नीलम कुमारी, संतोष, सत्यम देवाशीष, ऑल इन वन। सत्यम नायक बोल रहे हैं मैं हूं तेरी वाइंडिंग, तू मेरी कोर है। अरे तो वैलेंटाइन डे पर किसी को जाके बोलना चाहिए था कि मैं हूं तेरी वाइंडिंग, तू मेरी कोर है, मेरे दिल को चुराने वाली तू ही तो चोर है। बोला है नहीं सत्यम किसी को? सत्यम कह रहे हैं सर नहीं, अब कोर से ही मोहब्बत करनी पड़ेगी। चलिए, ये फेरांटी इफेक्ट की कहानी थी कि किस लोड पे होता है, क्या होता है, किस किस ट्रांसमिशन लाइन में होता है, शॉर्ट में नहीं होता है, और कम करने के लिए क्या करते हैं। यह है फेरांटी इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेरांटी इफेक्ट। कृष्णा कुमार कह रहे हैं सर फुल नाइट डीएमआरसी के नाम कर दो ना प्लीज। फुल नाइट में मैं डीएमआरसी के बारे में पढ़ा तो दूंगा, लेकिन बहुत लंबा पढ़ने के बाद आपका दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। प्रोसेस करने के बाद उसको एग्जाम में सही भी करना होता है। नीलम कुमारी का कहना आशीर्वाद दीजिए सर। सत्यम नायक आगे मिल जाएगी सर कोई। अनिल कुमार कोई नहीं मिली सर। चलिए, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। लेट्स सी हियर। अब ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीन हिस्से होते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो हाई वोल्टेज पे किया जाता है। पावर का संचरण ज्यादा वोल्टेज पे किया जाता है। उसका फायदा क्या है, क्या फायदा है ट्रांसमिशन पावर का हाई वोल्टेज पे क्यों किया जाता है? ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट, अरे हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं बोलो भाई, लो वोल्टेज पे क्यों नहीं? पहला फायदा, कंडक्टर का साइज कम हो जाता है, मींस पतले कंडक्टर से आप पावर
को भेज सकते हो। कंडक्टर का साइज कम हो जाता है। साइज कम हो जाता है मीन्स पतले कम हो जाता है मीन्स पतले कंडक्टर से ही आप पावर को भेज सकते हो। मोटा कंडक्टर नहीं लगेगा। पतला कंडक्टर हो गया, इसका मतलब क्या, बचत होगी आपकी कंडक्टर मटेरियल की, पैसे की बचत होगी। पतला कंडक्टर होगा तो सस्ता होगा। और दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेज होते हैं ना, I² लॉसेज, वो कम हो जाते हैं। लॉसेज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज आर रिड्यूस्ड, लॉसेज कम हो जाते हैं। एंड द साइज ऑफ कंडक्टर इज आल्सो रिड्यूस्ड, साइज कम हो जाता है। ये फार्मूला याद रखो, जो एरिया होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है वोल्टेज के स्क्वायर के, यानी जो कंडक्टर का एरिया है वो इनवर्स रिलेशन में होता है V² के, और ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस जो होता है ये भी V² के इनवर्स रिलेशन में होता है। इसका मतलब क्या कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर लॉस घटेगा, वोल्टेज घटाओगे तो पावर लॉस बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा मीन्स पतला कंडक्टर होगा मीन्स सेविंग होगी पैसे की। और वोल्टेज ज्यादा रखोगे तो एरिया कम होगा। अगर वोल्टेज कम करोगे तो एरिया ज्यादा होगा। कम वोल्टेज पे अगर पावर को ट्रांसमिट करोगे तो मोटा कंडक्टर लेना पड़ेगा, और मोटा कंडक्टर लोगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसीलिए हाई वोल्टेज पे पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। हाई वोल्टेज पे पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर हम वोल्टेज को 2 गुना बढ़ा दें तो एरिया कितना हो जाएगा। वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाओगे ना तो एरिया 4 गुना कम हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। अगर यहाँ वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाओगे तो पावर लॉस क्या होगा, 4 गुना घट जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में ऐसे, वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, वोल्टेज को बढ़ा दिया गया कितना, 10%, देन परसेंटेज सेविंग इन, चलो 20% कर देते हैं। वोल्टेज इज इंक्रीज्ड 20%, देन परसेंटेज सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल इज, कितना होगा जरा बताना। अगर वोल्टेज को हमने 20% बढ़ा दिया तो मटेरियल में जो बचत होगी उसकी प्रतिशत में वैल्यू कितनी होगी, परसेंटेज सेविंग कितनी होगी, व्हाट विल बी परसेंटेज सेविंग, बचत। अरे अगर विभव को 20% बढ़ा दिया गया तो जो कंडक्टर का क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, कितने % की बचत होगी। अरे मोटे के बजाय पतला लोगे तो कुछ तो बचत होगी ना। बचत जो हुई वो कितने % में हुई, आंसर बताओ मेरे पास। सत्यम, नीलम, विजेंद्र, रवि, रमेश, अनिल, संदीप, कृष्णा। हमारे पास रमेश का आंसर आया है 44, रमेश बाबू का 44 आया है, और बाकी लोग 44% की बचत कर रहे हैं। रमेश, भोले शंकर बोल रहे हैं करा दो, अरे फार्मूला लिखा हुआ है भोले शंकर। बाकी लोग, रवि बाबू कितना आया आपका, कमेंट जो बहुत तेजी के साथ आ रहा था उसकी रफ्तार मानो थम सी गई हो। रवि गुप्ता का भी 44% आया है, रवि बाबू का भी 44% की बचत होगी। अच्छा, बाकी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे आंसर तो दो, अपने पेन और को चलाओ कॉपी पे। अरे नहीं कॉपी है तो हथेली पे चलाओ। चिंटू कह रहा नहीं सर हथेली पे नहीं चलाएंगे, हथेली पे उनका नाम लिखा रखा है। संतोष कुमार बोल रहे हैं 400। सेक्रेट सुपरस्टार 44%। देखो हमसे ये पूछा गया है कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा मींस पतला कंडक्टर लगेगा तो पैसे की बचत होगी। देखो एरिया, ये फार्मूला है, एरिया इज इनवर्सली रिलेशन टू V²। आप अगर इसको लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, A1/A2, ये ऊपर चला जाएगा, V2/V1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर V2/V1 का होल स्क्वायर, या V2²/V1²। यानी अगर वोल्टेज V1 था तो एरिया A1 था, वोल्टेज V1 था तो एरिया A1 था, वोल्टेज V2 हो गया तो एरिया A2 हो गया। अब कैसे इसको करोगे, A1/A2, वोल्टेज कितना बढ़ाया गया 20%। पहले जो वोल्टेज था V1 था उसको मान लो 100, पहले वोल्टेज को क्या मान लो 100, और बाद में वोल्टेज कितना हो गया V2, 20% बढ़ गया वोल्टेज। 20% बढ़ा में 100 से बढ़ के कितना हो गया 120, 100 से बढ़ के कितना हो गया 120, और यहां पे कर दो इसका स्क्वायर। तो A1/A2 कितना होगा देखो,
जीरो से जीरो कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 36/25। यानी अगर पहले क्षेत्रफल एरिया 36 था तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया 25 हो गया। तो एरिया अगर पहले 36 था तो अब एरिया 25 हो गया, तो 36 से घट के 25 हुआ है ना, तो कमी तो हुई है एरिया में, यानी सेविंग तो ही है। 36 से घट के 25 हुआ है यानी बचत तो हुई है। कितने की बचत हुई है? पहले 36 एरिया लगता था क्षेत्रफल, अब 25 लग रहा है, तो कितने की बचत हुई है? 11 की बचत हुई है। 36 से अब 25 लग रहा है, तो बचत कितने की हुई? 11 की बचत हुई है। बचत 11 की 36 पे हुई है। देखो 36 था तो अब 25 हो गया, तो बचत कितने की हुई? 11 की। कितने पे? 36। पहले वाली वैल्यू 36 थी, 36 पे बचत हुई है 11 की, तो एक पे बचत कितने की होगी? 11/36 की। तो 100 पे बचत कितने की होगी? 11/36। 100 कर दो, कर दो अब इसको। इसको सॉल्व करिए तो कितना आया? 275 डिवाइडेड बाई 9, 30.55, 30.55%, 0.55%। अरे बोलो, सबका 44 आ रहा है। आपसे ये नहीं पूछा गया क्षेत्रफल हो कितना गया, आपसे पूछा बचत कितने की हुई। अगर कोई चीज पहले 36 की आती थी अब 25 की आ रही, तो बचत कितने की हुई? 11 की। तो बचत हुई है 11 की, मगर इसको परसेंटेज में निकालना है। तो 11 की बचत हुई है कितने पे? 36 पे। 36 पे 11 की बचत, तो एक पे कितने की बचत, फिर 100 पे कितने की बचत, ऐसे निकालोगे। 30.55%। चिंटू ने कर दी गलती। आया समझ में या नहीं आया? क्या गलती की आपने? आपने 44% कैसे कर दिया? आपने ऐसे किया क्या 36 से 25 हो गया? ऐसे कर दिया क्या आपने कि 36 से 25 हो गया, फिर एक पे 25/36, तो इसलिए 100 पे, ऐसे किया है क्या? 25 गुणे 25 625, 625/9 करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये तो 69 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये भी नहीं, तो कैसे किया आपने? चेंटू, अनिल बोल रहे हैं सब नकल करके एक दूसरे का कमेंट कर रहे हैं सर। रमेश बोल रहे हैं अब क्लियर है सर जी। ओहो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बचत कितने की हुई? रवि बोल रहे हैं सर 44 ही आएगा। तो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है बताओ? किस स्टेप में कैलकुलेशन मिस्टेक है? हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, मे बी। देखो A1/A2 बराबर V2/V1 का होल स्क्वायर। वोल्टेज पहले था 100, बढ़ा गया भी हो गया 120, तो यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? एक सेकंड चेक करते हैं। यहां पे ये चेक करते हैं क्या गलती है क्या यहाँ पे। लेट्स सी, यही होगी तो यहीं पे होगी। A1/A2 बराबर V2/V1 का स्क्वायर, तो A1/V2 कितना होगा? V1 कितना था 100, और V2 कितना है 120। इसका स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे करोगे? 120 गुणे 120, यही तो है, बटे 100 गुणे 100, तो 0 0 0 0। ओहो, 12 × 12 144/100। इसको
और छोटा करेंगे 72/50 और छोटा करेंगे तो 36/25। 36/25 सही तो आया था, 36 था, अब 25 लग रहा है। तो 36 पे बचत हुई 11 की, तो 1 पे बचत होगी इतने की, तो 100 पे बचत होगी 30.55। सही है, सही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ये डेटा सही है। यही गलती हो सकती थी, बाकी तो सही किया गया है। ऐसे ही करेंगे, बचत पे ध्यान देना है। 36 से 25 तो बचत 11 की हुई। नरेंद्र ठाकुर बोल रहे सही किया है सर, सही है सर। रवि बोले सर 25 से 36 हुआ। 25 से 36 नहीं हुआ है, 36 से 25 हुआ है भाई। ये देखो A1/A2, यहां गौर से देखो, 36/25। A1 पहले वाला एरिया है, A2 बाद वाला, जो कम हुआ है एरिया वो A2 है। पहले एरिया कितना था 36, बाद में कितना हो गया 25। 25 से 36 कैसे हो सकता भाई एरिया? वोल्टेज बढ़ाने पर तो एरिया घटता है, तो वोल्टेज बढ़ाया है आपने, पहले एरिया था A1, बाद में एरिया है A2, वोल्टेज बढ़ाया तो A2 तो कम होना चाहिए, कम है भी। आपने कहीं ऐसे तो नहीं कर दिया? ऐसे कर दिया क्या चिंटू ने? A1/A2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया है क्या? ये नहीं, अरे इनवर्स रिलेशन में है सर। कैसे फार्मूला लिखा जरा बताना। अरे ऐसे लिखते हैं फार्मूले को, देखो फार्मूला कैसे, ए लिखा हुआ है ना, इसको नाम दे दो A1 बराबर K/V², V1 स्क्वायर, पहले इक्वेशन। इसको हटा के बराबर लिखोगे तो K हो गया एक कांस्टेंट K। फिर ऐसे A2 लिखो यहां से बराबर वही कांस्टेंट K/V2 स्क्वायर, यहां पे कांस्टेंट K आ जाएगा, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब A1/A2 को कर दो, A1/A2 कर दोगे तो क्या होगा, K से K कैंसिल, V2 ऊपर पहुंच जाएगा, V2 ऊपर V1 नीचे, अलग अलग स्क्वायर कर दो, एक साथ स्क्वायर कर दो, ये है। बोलिए। रवि गुप्ता बोले सर समझ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक मत करो। जितेंद्र कुमार बोले सर आपको अच्छा लग रहा है देख करके, आई कहानी समझ में? आप लोग तो मैथमेटिक्स के मास्टर हो, बिल्कुल मास्टर जिसको बोलते हैं, मास्टर प्लेयर। आप लोग ऐसी गलतियां करोगे तो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि वोल्टेज को 120 केवी से बढ़ाकर 240 केवी कर दिया, तो परसेंटेज सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल कितनी होगी जरा बताना। इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 kV to 240 kV, then percentage saving in conductor material is, आंसर बताओ। रवि शंकर बोले सभी फेल हैं सर, संदीप कुमार, रवि गुप्ता, नागेंद्र कुमार विश्वकर्मा, सोनू शर्मा, रवि गुप्ता। रवि ने आंसर दिया 75% की बचत होगी। कैसे करोगे? वोल्टेज को बढ़ाया है, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल कम होगा, कम हुआ तो बचत कितने की हुई भाई? हमारे पास ये फार्मूला है A1/A2 बराबर V2/V1 का होल स्क्वायर। तो एरिया निकालो A1/A2, पहले क्षेत्रफल A1 था, बाद में A2 हो गया। वोल्टेज कितना बढ़ा? 120 से 220 केवी हो गया, V1 पहले वाला 120 केवी, बाद में कितना हो गया 240 केवी, केवी केवी वो कट जाएगा, स्क्वायर, इसको करो कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4/1, यानी A1 अगर 4 था तो A2 कितना है 1। अगर पहले क्षेत्रफल 4 था तो अब कितना है क्षेत्रफल 1, तो बचत कितने की हुई? पहले 4 लग रहा था, अब 1 लग रहा है, बचत कितने की हुई? 3 की, 3 की बचत हुई, मगर परसेंटेज में निकालना है। अच्छा 3 की बचत कितने पे? 4, 4 था, अब केवल 1 लग रहा है, बचत कितने की? 3 की हो गई, तो 4 पे बचत हुई 3 की, तो 1 पे बचत होगी कितने की? 3/4 की, तो 100 पे कितने की बचत होगी? 3/4 गुणे 100 की, 25, 25 गुणे 3, 25 या 75, 75% की सेविंग होगी।
जितेंद्र बोल रहे हैं सर अब इसी पर क्लास लीजिएगा क्या? कभी कभी इस पे भी मुलाकात करनी जरूरी है। आज संडे का दिन है, आज संडे का दिन है तो आज क्लास इसलिए रख दी गई। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सही करके आना है, और गलत करके अगर आओगे तो फिर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी, उसमें कौन सा कंडक्टर हम यूज करते हैं? जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी उसमें हम आजकल ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में कौन से कंडक्टर का? ACSR कंडक्टर। इसका पूरा नाम है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। दिन है इंतजार का, दिन है इतवार का, मजा लीजिए। दिन है इतवार का, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये लिख के भेजा है रवि गुप्ता ने। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? जेई का एग्जाम निकाल के तुम कहीं और ही चले जाओगे। चलो, ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। आजकल हम जो कंडक्टर यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, वो किस मटेरियल का बना होता है या उसमें कौन कौन सा मटेरियल होता है, उसको नाम दिया जाता है ACSR कंडक्टर। इसमें होता है स्टील और एल्यूमिनियम। इसमें होता है कौन कौन? स्टील होता है और एल्यूमिनियम होता है। स्टील को हम यूज करते हैं मजबूती के लिए। स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको यूज करते हैं मजबूती के लिए। और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं इसकी हाई कंडक्टिविटी के लिए। इसकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको यूज करते हैं। और स्टील को यूज करते हैं मजबूती देने के लिए। यानी अगर आप ACSR कंडक्टर को देखोगे तो बीच में स्टील के कंडक्टर होते हैं। बीच में किसके कंडक्टर होते हैं? स्टील के बीच में। और फिर किनारे किनारे पे कौन होता है? एल्यूमिनियम। किनारे किनारे पर किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के कंडक्टर। बीच में किसके हैं मान लीजिए? स्टील के। और किनारे किनारे पे किसके हैं? एल्यूमिनियम के। स्टील क्यों डाली जाती है? ताकि मजबूती बनी रहे कंडक्टर में, वरना कंडक्टर जल्दी टूट जाएगा, या कंडक्टर को बार बार सपोर्ट लगाना पड़ेगा। जो है कहीं स्टील का खंबा, कहीं लकड़ी का खंबा, कहीं RCC का पोल, वो लगाना पड़ेगा। तो बार बार पोल ना लगाना पड़े, सपोर्ट ना लगाना पड़े, इसलिए इसको बीच में स्टील हम डालते हैं ताकि मजबूती बनी रहे। आजकल पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं किसका? ACSR, यानी स्टील और एल्यूमिनियम के मिक्सचर का। पहले हमने कॉपर को यूज किया था, सबसे पहले कॉपर को। कॉपर की चालकता तो बहुत अच्छी थी मगर बहुत महंगा था। कॉपर की चालकता, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी थी मगर बहुत महंगा था। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक थी मगर इतना महंगा आप नहीं बना सकते ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर। फिर हमने कॉपर को रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम की चालकता भी ठीक ठाक थी, कॉपर जितनी नहीं थी, कॉपर से थोड़ी सी कम थी, मगर चालकता ठीक ठाक थी इसकी। और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी कम थी इससे। ये महंगा था इसलिए इसको रिप्लेस किया इससे। इसकी कीमत भी कम थी, कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक थी। हाँ, इससे थोड़ी कम थी मगर ठीक ठाक थी। मगर इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम थी, मजबूती कम थी, तो बार बार सपोर्ट लगाना पड़ेगा आपको ओवरहेड लाइन के नीचे, वरना ओवरहेड लाइन आपकी टूट जाएगी। और फिर हमने इस्तेमाल किया, एल्यूमिनियम में मिक्स कर दिया स्टील को। एल्यूमिनियम में मिक्स कर दिया हमने किसको? स्टील को, ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर बनाने के लिए। क्वेश्चन आया, रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा होता है, AC में या DC में? रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा होता है, AC में या DC में? ऐसे क्वेश्चन आया। क्या सही है? क्या सही है? कौन सा ऑप्शन? AC में रेजिस्टेंस DC के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, या AC में रेजिस्टेंस DC के रेजिस्टेंस से कम होता है, या AC में रेजिस्टेंस DC के रेजिस्टेंस के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? रेजिस्टेंस AC और DC में क्या होता है? आपने स्किन इफेक्ट पढ़ा हुआ होगा। स्किन इफेक्ट, स्किन मतलब
सरफेस, कि जैसे कोई कंडक्टर होता है और उसमें जब आप डीसी करंट को पास कराते हो तो डीसी करंट एक समान रूप से बहती है हर जगह, ऊपर और नीचे, भीतर, हर जगह यूनिफॉर्म फ्लो करती है डीसी करंट। लेकिन अगर इसी कंडक्टर से हम एसी करंट को पास कराएं तो एसी करंट सरफेस पे तो बहती है, लेकिन जैसे जैसे भीतर आते हैं कम होती जाती है। एसी करंट सरफेस पे तो बहती है, भीतर आते हैं तो कम होती जाती है। यानी एसी करंट जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है किसी कंडक्टर में, सरफेस पे ज्यादा और भीतर कम। मगर डीसी करंट जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है कंडक्टर में, भीतर बाहर सब एक समान होती है। तो कंडक्टर जो सरफेस पे फ्लो होती है, स्किन, इसके मतलब चमड़ी पे, आउटर सरफेस पे, इसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ एसी करंट टू फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। अब जरा देखो, यहां और यहां कंडक्टर का एरिया तो बराबर है दोनों में, कंडक्टर तो वही है, मगर उस एरिया की बात करें जिससे करंट जा रही है तो डीसी में वो एरिया क्या है, ज्यादा, और एसी में वो एरिया क्या है, कम। एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की, एरिया इन डीसी और एरिया इन एसी। अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, जिस क्षेत्रफल से करंट जा रही है यहां पे एरिया ज्यादा, क्योंकि बाहर भीतर सब क्षेत्रफल इस्तेमाल हुआ है डीसी में। एसी में बाहर का क्षेत्रफल तो इस्तेमाल हुआ है, अंदर के क्षेत्रफल से करंट बहुत कम गई है या नहीं गई है, तो अंदर का एरिया इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो एरिया इस कंडक्टर का जिससे करंट गई है वो है एसी, और यहाँ पे वो एरिया जिससे करंट गई हुआ है डीसी। तो डीसी में एरिया ज्यादा होगा, एसी में एरिया कम होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाहर के सरफेस से करंट गई, भीतर से नहीं गई है। और हमको पता है रेजिस्टेंस होता है रो एल अपान ए, यहाँ से आर भी उत्क्रमानुपाती होगा ए के, जहाँ एरिया ज्यादा वहाँ रेजिस्टेंस कम, जहाँ एरिया कम वहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अगर डीसी में एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और एसी में एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो एसी में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है डीसी के रेजिस्टेंस से, यानी आर एसी बराबर होता है आर एसी जो होता है लगभग बराबर होता है 1.5 टाइम्स ऑफ आर डीसी। यानी अगर डीसी में रेजिस्टेंस पता है तो उसमें 1.5 से गुणा करोगे तो एसी का रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी एसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है डीसी के रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस इन एसी इज अप्रॉक्सीमेटली, लगभग बराबर होता है रेजिस्टेंस इन डीसी में 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है। एसी में रेजिस्टेंस 1.5 गुना होता है डीसी के रेजिस्टेंस का। कारण क्या है, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्किन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, यानी उतनी ज्यादा करंट सरफेस से फ्लो होगी। स्किन इफेक्ट करंट डिपेंड करता है किस पे, आवृत्ति पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा होगा स्किन इफेक्ट। बोलो। अनिल कुमार बोल रहे हैं कॉपर चोरी हो जाता था सर जब कंडक्टर में यूज करते थे। बिल्कुल, आजकल भी हम लोगों की टेंडेंसी ऐसी है कि कोई भी चीज मिलती है तो हम सोचते हैं उसको गायब कर दें, ये खून में है हमारे। नागेंद्र कुमार विश्वकर्मा, तांबा की कमी है भारत में सर। संदीप एसी एसी, रमेश निरंजन, बेबाक नज्म कलाम, संदीप कुमार, इंजीनियर जितेंद्र कुमार, रवि गुप्ता। आया समझ में या नहीं आया? प्रश्न क्या आएगा, रेजिस्टेंस एसी में ज़्यादा या डीसी में ज़्यादा? तो एसी में ज़्यादा होता है। अच्छा, कितना ज़्यादा होता है? डीसी में जितना होता है उसका 1.5 गुना होता है। तो कभी कह देगा कि डीसी में रेजिस्टेंस 5 ओम है तो एसी में रेजिस्टेंस बताओ, या डीसी में रेजिस्टेंस 50 ओम है तो एसी में रेजिस्टेंस बताओ, ऐसे पूछ लेगा। फिर पूछता है स्किन इफेक्ट क्या है, तो उस करंट का सरफेस से फ्लो करना, किसी कंडक्टर के भीतर से कम फ्लो करना, सरफेस पे ज़्यादा फ्लो करना, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है। और फिर पूछता है स्किन इफेक्ट निर्भर किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो स्किन इफेक्ट घटेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्किन इफेक्ट बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि ज्यादा करंट सरफेस से फ्लो करती है। ठीक है। बेबाक बोल रहे हैं सर आई एम सरीक। सरीक स्वागत है आपका, सरीक स्वागत है आपका। स्किन इफेक्ट में जो करंट होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, एसी करंट। डीसी करंट यूनिफॉर्म होती है एक समान रूप से, मगर एसी करंट जो होती है, एसी करंट जो होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। ये था स्किन इफेक्ट। एक टर्म होता है कोरोना। कोरोना क्या होता है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है ऐसे आपकी आर वाई बी, ये आर है, वाई है और ये बी है। अगर इसके बीच का ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो पता है क्या होता है, इसके कंडक्टर के चारों तरफ की जो हवा है वो आयनित हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। अगर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया इसके बीच का,
तो कंडक्टर के चारों तरफ की हवा आयनाइज हो जाती है। हवा जब आयनाइज होती है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बन जाते हैं, यानी एक चार्ज पार्टिकल आ जाता है कंडक्टर के चारों तरफ। अब जो कंडक्टर की करंट आगे जा रही थी ना, उस चार्ज पार्टिकल में आ जाती है। भाई करंट आगे जा रही थी, कोई लोड था, बट अब करंट आयनाइज्ड मीडियम मिल गया, एक लो रेजिस्टेंस का रास्ता मिल गया आयनाइज्ड मीडियम से, तो करंट कुछ उधर चली जाती। करंट को जाना चाहिए था इधर, करंट चली गई इधर। इसी को बोलते हैं कोरोना पावर लॉस। क्या बोलते हैं? कोरोना पावर लॉस। कोरोना पावर लॉस जब होता है तो पता है क्या होता है, जो एयर आयनाइज होती है तो उससे ओजोन गैस बनती है, ओजोन गैस बनती है। दूसरा, जब कोरोना होता है तो पावर का लॉस होता है, और जब कोरोना होता है तो एयर आयनाइज होती है तो एक रंग भी दिखाई देता है, ब्लूइश वायलेट कलर। ब्लूइश वायलेट कलर यानी ब्लू और वायलेट का मिक्सचर दिखाई देता है, ब्लूइश वायलेट कलर दिखाई देता है। और एक आवाज सुनाई देती है चिंटू, जब कोरोना होता है तो एक आवाज सुनाई देती है जिसको बोलते हैं हिसिंग नॉइज। कभी ट्रांसमिशन लाइन के आसपास खड़े होकर देखो, आपको एक आवाज सुनाई देगी, दैट इज हिसिंग नॉइज। कोरोना होता है तो ये चार चीजें होती हैं। क्या? ओजोन गैस बनती है, पावर का लॉस होता है कोरोना में, एक रंग दिखाई देता है ब्लूइश और वायलेट कलर का, और हिसिंग नॉइज एक आवाज पैदा होती है कोरोना की वजह से। कोरोना होता कब है? जब ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। जब ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो कोरोना स्टार्ट होता है। और जब कोरोना होता है तो ये सारी चीजें होती हैं, एक आवाज आती है हिसिंग नॉइज जिसको बोलते हैं। कभी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े होकर देखो, एक आवाज आती है हिसिस करके, हिसिंग नॉइज। रंग भी दिखाई देता है ब्लूइश और वायलेट, ब्लू और वायलेट का मिक्सचर, पावर का लॉस होता है, और एक गैस ही बनती है ओजोन गैस। हिसिंग नॉइज के साथ साथ ओजोन गैस भी बनती है। कब? जब कोरोना पावर लॉस होता है। कोरोना पावर लॉस हो गया। कोरोना पावर लॉस निर्भर किस पे करता है? कोरोना पावर लॉस जो होता है ये निर्भर करता है PL, ये समानुपाती होता है F+25। कोरोना पावर लॉस निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी +25 पे, यानी आप लिख सकते हो PL1 बटे PL2 बराबर F1 + 25 बटे F2 + 25, यानी फ्रीक्वेंसी F1 पे कोरोना पावर लॉस PL1 है तो फ्रीक्वेंसी F2 पे कोरोना पावर PL2 होगा। तो ये फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी पहले दी हुई है, मान लीजिए कहा है कि फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज, कोरोना पावर लॉस उस पर है कितना? 100 वाट। हमने फ्रीक्वेंसी को कर दिया बढ़ा करके 75 हर्ट्ज, तो कोरोना पावर लॉस कितना होगा बताओ? फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज तो कोरोना पावर लॉस इतना, फ्रीक्वेंसी को कर दिया 75 हर्ट्ज, कोरोना पावर लॉस कितना होगा बताओ? PL1 बटे PL2, PL1 बटे PL2। F1 कितना है? 25 हर्ट्ज, 25 + 25। F2 कितना? 75, 75 + 25, 25 25 50, 75 25 100, कितना हो गया? 1/2। PL1 बटे PL2 कितना हो गया? ये 75 25 है, 100 हो गया, 1/2। और यहां से हमको PL2 निकालना है, PL1 तो दे ही रखा है, पहले दे रखा है 100 वाट ये, तो PL2 हो जाएगा आपका 2 × PL1 यानी 2 × 100, कितना हो जाएगा? 200 वाट। 200 वाट। रवि गुप्ता बोल रहे हैं स्किन इफेक्ट के कारण AC की चाल बदल जाती है और थोड़ा लचक लचक के चलती है। जितेंद्र कुमार बोल रहे हैं सर डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है आपको जितेंद्र? डरने की जरूरत नहीं है, चैंपियंस को डर नहीं लगता किसी चीज से, डर के आगे ही जीत है। उस बैरियर को क्रॉस करो जिससे डर लगता है। नीलम कुमारी ने आंसर दिया 200। बेबाक, अनिल, जितेंद्र, आई कहानी समझ में? कहानी आई समझ में या नहीं आई? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो कोरोना पावर लॉस बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है तो कोरोना पावर लॉस घटता है। क्वेश्चन ये आता है कि एयर जो है, एयर तो वैसे होती है इंसुलेटर, लेकिन कोई भी इंसुलेटर एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ही इंसुलेटर का काम करता है। अगर वोल्टेज को हम बढ़ा दें एक पर्टिकुलर वोल्टेज से, तो वो चीज जो इंसुलेटर की तरह बर्ताव करती थी वो इंसुलेटर से कंडक्टर की तरह बर्ताव करने लगती है। जैसे कोई इंसुलेटर है तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक के लिए ही वो इंसुलेटर का काम करेगा। आपके घर में जो वायर है, आपके घर में जो वायर लगा हुआ है, मान लीजिए उसमें 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो वायर के ऊपर जो एक लेयर लगी हुई है वो इंसुलेटर का काम करती है। लेकिन अगर आपके घर में वही वोल्टेज मैं 765 kV दे दूं तो जो लेयर लगी है वो इंसुलेटर का काम नहीं कर पाएगी।
तो हर एक इंसुलेटर एक नियत वोल्टेज तक के लिए इंसुलेटर का काम करता है। वोल्टेज उससे ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलेटर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इंसुलेटर का। तो हवा भी एक इंसुलेटर है, मगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ही इंसुलेटर का काम करती है। और अगर वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है हवा के क्रॉस, एयर के क्रॉस, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, एयर पंक्चर हो जाती है। तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है? BRE। ब्रेकडाउन वोल्टेज, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है? ये होता है 21 kV पर सेंटीमीटर। ये है आपकी क्या? RMS वैल्यू। और 30 kV पर सेंटीमीटर ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। भाई कोई भी वोल्टेज है तो 30 है, उसको √2 से डिवाइड कर दोगे तो 21 के आसपास आएगा। अगर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू Vm है तो उसकी RMS वैल्यू कैसे निकालोगे? मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो तो आपको RMS वैल्यू मिल जाती है। RMS वैल्यू होती है मैक्सिमम बटे √2, इसको √2 से डिवाइड करोगे तो 21 के आसपास आएगा। तो 21 kV पर सेंटीमीटर ये वो वोल्टेज की वैल्यू है, जितना वोल्टेज अगर आप दोगे इतना kV पर सेंटीमीटर, यानी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया आपने एयर के क्रॉस तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी एयर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, एयर के इंसुलेशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि कोरोना पावर लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाउ टू रिड्यूस कोरोना पावर लॉस। आपसे मैं पूछ रहा हूं कोरोना पावर लॉस को कैसे कम कर सकते हैं? कोरोना पावर लॉस को कम करने के तरीके मैं बता रहा हूं। कोरोना पावर लॉस को कम करने के तरीके क्या क्या हैं? पहला तरीका है बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करो। बंडल्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करने से कोरोना पावर लॉस कम हो जाएगा। दूसरा, ज़्यादा साइज या ज़्यादा रेडियस का कंडक्टर यूज करो। ज़्यादा रेडियस का कंडक्टर यूज करो, इससे भी कोरोना पावर लॉस कम हो जाएगा। तीसरा, कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग, दूरी को बढ़ा दो। जैसे RYB है ना, ये R था, ये Y है, ये B है, तो इसके इसके बीच की दूरी को बढ़ा दो, दूरी बढ़ा दो। कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा दो, दूरी को बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, ठीक है। इंक्रीज द रेडियस ऑफ कंडक्टर या बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर। और चौथा, बाय यूजिंग स्मूथ कंडक्टर। स्मूथ कंडक्टर का मतलब बिल्कुल चिकना कंडक्टर ले लो, ऐसा कंडक्टर जिसकी सरफेस बिल्कुल चिकनी हो, स्मूथ हो। पांचवा, बाय यूजिंग हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो बाय यूजिंग हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला। बाय यूजिंग हॉलो कंडक्टर, खोखले कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। खोखला खोखला, अरे अंदर खाली है बाहर भरा हुआ है। खोखले कंडक्टर का इस्तेमाल कर लो, चिकने सरफेस वाले कंडक्टर का इस्तेमाल कर लो, कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ा दो, या कंडक्टर का साइज बढ़ा दो, या बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल कर लो। ये सारे तरीके हैं जिससे कोरोना पावर लॉस को आप कम कर सकते हो, ठीक है। संदीप कुमार बोल रहे हैं 30 kV पर mm होता है या सेंटीमीटर? 30 kV पर सेंटीमीटर। दिस इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर। ऑयल की बात नहीं की जा रही संदीप कुमार, ऑयल नहीं, तेल नहीं, यहाँ पे हवा की बात की जा रही है। हवा और तेल दो अलग अलग चीजें हैं। आ रही बात समझ में? आपको जब पढ़ाया होगा कोरोना तो संभव के कारण बताया होगा, ये मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए।
आई कहानी समझ में? पहाड़ों पे जाते हैं तो कोरोना ज़्यादा होता है, पहाड़ी इलाकों में कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंडक्टर का साइज भी बढ़ जाता है कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत। अगर कोई वायर है ऐसे, दो सपोर्ट हैं, ये दो सपोर्ट आपने लगा दिए, ये ज़मीन है आपकी, ये ज़मीन है, ये दो सपोर्ट हैं, इनके बीच में एक वायर को हमने बांध दिया तो वायर बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा। ये दो सपोर्ट हैं, ज़मीन है, इनके बीच में वायर को बांध दिया तो वायर सीधा नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। अब ये जिस पॉइंट पे बांधा गया है, इस पॉइंट और जो सबसे न्यूनतम पॉइंट है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं सैग। सैग क्या होता है? जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है कंडक्टर का और जिस पॉइंट पे बांधा गया है, वर्टिकल जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं सैग। सैग का फार्मूला होता है WL²/8T। सैग एस का फार्मूला होता है WL²/8T। टी क्या होता है? टी होता है कंडक्टर में टेंशन। टेंशन हमेशा इस दिशा में लगता है, तनाव, टेंशन। वही कंडक्टर है उसमें तनाव तो कुछ न कुछ होगा। और एल क्या है? दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी। दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी क्या है? एल। एल है दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी। टी है टेंशन और इस कंडक्टर का जो वेट है वो है डब्लू। डब्लू इस कंडक्टर का वेट या भार है। टी क्या है? तनाव है, टेंशन है, जो टेंजेंशियल लगता है। एल दोनों के बीच की दूरी है। ये सैग का फार्मूला है, सैग। अनिल कुमार बोल रहे हैं सर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है चीन में। बिल्कुल, अभी तो आप ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना पढ़ रहे हो। कोरोना वायरस जो है, जो चाइना से फैल रहा है, उसको कम करने का उपाय अभी तो पता नहीं क्या है, अगर आप चीन के कोरोना वायरस की बात करते हो तो। तो सैग का फार्मूला समझ में आया? WL²/8T। डब्लू भार, एल सपोर्ट के बीच की दूरी, टी तनाव। अब यहां से देखो जरा, सैग व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? टी के। टी मतलब टेंशन के। अगर सैग बढ़ाओगे तो टेंशन घटेगा और सैग घटाओगे तो टेंशन बढ़ेगा। इस सैग का फार्मूला है WL²/8T। इस सैग का शेप क्या होता है? आइडियल रूप से अगर देखा जाए, आइडियली जो इसका शेप होता है सैग का, ये होता है कैटनरी। कैटनरी, CATANERY। और प्रैक्टिकली इसका जो शेप होता है वो होता है क्या? पैराबोलिक। पैराबोलिक होता है। रविशंकर ठाकुर बोल रहे हैं सर आप ही उपाय बताइए, मेरे दोस्त को हो गया है चाइना में। रवि आप सच कर रहे हो या मजाक कर रहे हो आप? फार्मूला यह है विक्रमजीत, WL²/8T। टी तनाव है कंडक्टर पे, एल दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी है और डब्लू भार है कंडक्टर। क्वेश्चन आता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सैग पे क्या फर्क पड़ेगा और टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा सैग पे और क्या फर्क पड़ेगा तनाव पे, तनाव पे। देखो, अगर तापमान को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो सैग पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई वायर है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या होगा? अगर कोई वायर है और उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सैग बढ़ेगा। सैग क्या होगा? बढ़ेगा। कोई वायर है, अगर उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो सैग क्या होगा? सैग बढ़ेगा। मान लीजिए कोई वायर है ऐसे, ये अभी देखो, अगर वायर ऐसे है, इसका मैं तापमान बढ़ाऊं तो थोड़ा ढीला होगा, ढीला ना। कोई वायर ऐसे है, इसका तापमान अगर मैं बढ़ाऊं
थोड़ा सा ढीला होगा, और ढीला होगा तो सैग क्या होगा, बढ़ेगा। और जब सैग बढ़ेगा तो तनाव इसमें कम होगा। ढीला हो गया तो तनाव कम हो गया, टाइट कर दिया तो सैग तो कम हो गया मगर तनाव बढ़ गया। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत सैग हो इसके अंदर, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत सैग हो, ताकि तनाव बहुत ज़्यादा ना हो इसके ऊपर। अगर आप सैग को बिल्कुल कम करना चाहोगे तो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हो सकता है ज़्यादा तनाव से कभी ये टूट जाए। ठीक है, इसलिए इसलिए हम कोशिश ये करते हैं सैग थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हो सैग। तो अगर तापमान बढ़ाओगे तो कंडक्टर आपका ढीला होगा, और अगर कंडक्टर ढीला होगा, नीचे लटक के आएगा, तो सैग बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सैग बढ़ेगा। और देखो, अगर सैग तो टेंशन क्या होगा, घटेगा। ये सैग और टेंशन इनवर्स रिलेशन में है। सैग बढ़ेगा तो टेंशन क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सैग बढ़ेगा, और सैग बढ़ेगा तो टेंशन घटेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि टेम्परेचर बढ़ने पे सैग और टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है। सैग और टेंशन दोनों बढ़ता है, दोनों घटता है, कौन बढ़ता है कौन घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा। सैनी बोल रहे हैं सर ट्रांजिस्टर भी पढ़ा दो। अभी तो पावर सिस्टम क्या चर्चा कर रहे हैं सैनी, ट्रांजिस्टर का भी नंबर आएगा जल्दी ही जल्दी। हमारे पास तीन टाइप के इंसुलेटर होते हैं नॉर्मली। इंसुलेटर की अगर बात करें, इंसुलेटर का जो काम होता है ट्रांसमिशन लाइन में, ये क्या करते हैं, जो ओवरहेड लाइन होती है और जो सपोर्ट होता है, ये ओवरहेड लाइन और जो सपोर्ट होता है दोनों के बीच में अलगाव का काम करते हैं। ओवरहेड लाइन और सपोर्ट दोनों के बीच में कंडक्टर रहेगा ना, सॉरी इंसुलेटर रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, वरना कहीं सपोर्ट चिपक गया कंडक्टर से तो करंट नीचे चली जाएगी। तो इंसुलेटर का काम क्या होता है, ओवरहेड लाइन को कंडक्टर से, ओवरहेड लाइन को सपोर्ट से अलग करना। इंसुलेटर नॉर्मली किस मटेरियल का बना होता है, ये पोर्सिलीन का बना होता है। इंसुलेटर किसका बना होता है, पोर्सिलीन का बना होता है, चीनी मिट्टी का, पोर्सिलीन का बना होता है। इंसुलेटर आपके तीन टाइप के होते हैं, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप। तीन टाइप के इंसुलेटर होते हैं। पिन टाइप का इस्तेमाल हम करते हैं 33 केवी तक के वोल्टेज के लिए, अप टू 33 केवी, 33 केवी और उससे कम के लिए यूज करते हैं। सस्पेंशन का इस यूज करते हैं मोर देन 33 केवी के लिए। 33 केवी से ज़्यादा वोल्टेज है तो सस्पेंशन का यूज करेंगे। और स्ट्रेन टाइप का जो इस्तेमाल करते हैं वो वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसका इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पे हमको ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है, जहां पे हमको ये लगता है कि कंडक्टर इंसुलेटर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन या ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा टेंशन लगाएगा और इंसुलेटर टूट सकता है। उस केस में हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज हम वहां करते हैं जहां पे ये लगता है इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर ज़्यादा टेंशन लगा रहा है और इंसुलेटर टूट सकता है, यानी जहाँ ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ नीचे से, मान लीजिए कोई समुद्र है, एक सपोर्ट यहाँ लगा है, दूसरा सपोर्ट यहाँ लगा है, ये बीच में समुद्र है। अब सपोर्ट अगर इनके बीच में यहाँ पे लगा हुआ है तो जो इंसुलेटर यहाँ पे बंधा होगा, मान लीजिए ऐसे इंसुलेटर यहाँ पे कोई लगा हुआ है, ऐसे कोई इंसुलेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे कोई इंसुलेटर मान लीजिए लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये बीच में समुद्र है, यहाँ पे कोई इंसुलेटर ऐसे लगा हुआ है और फिर यहाँ पे कोई इंसुलेटर ऐसे लगा हुआ है, बीच में कोई इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है। तो अब बताओ, अगर कोई इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है तो इतनी दूर का जो कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर का जो टेंशन होगा उसको इसी इंसुलेटर को तो बर्दाश्त करना होगा और इसको बर्दाश्त करना होगा। अगर ये इंसुलेटर कहीं टूट गए, इंसुलेटर कहीं टूट गए तो क्या होगा, तो ये टूट ना जाए इसके लिए मजबूत होने चाहिए। तो इस टाइप के इस्तेमाल में कि जहां पे लॉन्ग रिवर क्रॉसिंग होती है, लंबी नदी पार कराना हो, या कंडक्टर जाके कहीं सीधे मुड़ गया हो, वायर जैसे ऐसे जा रहा हो ऐसे मुड़ गया हो, तो यहाँ पे जो इंसुलेटर होगा उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लग रहा होगा। तो उन केसेज में जहाँ पे कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा तनाव हो, स्ट्रेन टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा नाम है टेंशन टाइप इंसुलेटर। टेंशन टाइप इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल वहीं करते हैं जहाँ पे कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा टेंशन होता है। ठीक है, ये तो वर्टिकल अरेंज करते हैं इसको, ऐसे ऐसे कंडक्टर होता है, ऐसे इंसुलेटर ऐसे होते हैं, डिस्क ऐसी लटकी होती हैं। ठीक है, सस्पेंशन टाइप तो ऐसे होता है। स्ट्रेन टाइप हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है वर्टिकल टाइप में। और ये तो छोटा सा होता है, आपके घर के आसपास दिखा होगा।
यस जितेंद्र। तो पिन टाइप का इस्तेमाल 33 केवी तक, उससे ज़्यादा के लिए 33 केवी से ज़्यादा के लिए सस्पेंशन का, और जहाँ पे लग रहा हो कि कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा तनाव या टेंशन है वहाँ पे हम स्ट्रेन टाइप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्ट्रेन टाइप का। एक टर्म होता है सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? देखिए, सेफ्टी फैक्टर होता है पंक्चर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। पंक्चर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज इंसुलेटर के लिए, और सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू जो होती है ये 1 से ज़्यादा होती है। फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका इंसुलेटर ऐसे है, कई सारी डिस्क सीरीज में लगी हुई हैं, ठीक है, कई सारी डिस्क सीरीज में लगी हुई हैं। अगर हमने कहा कि इसके बीच का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, इसके बीच का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, वोल्टेज मान लीजिए बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक वोल्टेज ऐसा आ गया मान लीजिए 40 केवी, मान लीजिए। अब 40 केवी वोल्टेज के पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे वोल्टेज 40 केवी हुआ, हमने ये देखा कि डिस्क के चारों तरफ की जो हवा थी वो आयनाइज हो गई, और डिस्क के चारों तरफ की हवा जब आयनाइज होगी तो स्पार्किंग होगी, स्पार्क पैदा होगा, और करंट जो है इस स्पार्किंग के थ्रू फ्लो कर सकती है। ऐसा वोल्टेज है 40 केवी जिसपे डिस्क के चारों तरफ की हवा आयनाइज हो गई है, आयनित हो गई है, और एयर आयनाइज हो गई, तो प्लस माइनस मिल गए हैं, और उस आयनाइज्ड एयर के थ्रू करंट आपकी फ्लो करेगी। इस 40 केवी को हम बोलते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। फ्लैश ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज होता है, वो मिनिमम वोल्टेज होता है जिसपे डिस्क के चारों तरफ की हवा आयनित हो जाती है और डिस्क के चारों तरफ से करंट आने लगती है हवा के रास्ते से होकर के, हवा आयनाइज हो जाएगी। इसलिए फ्लैश ओवर वोल्टेज इज द मिनिमम वोल्टेज एट विच एयर अराउंड द डिस्क इज आयनाइज्ड एंड करंट फ्लोज टू द आयनाइज्ड एयर। और अगर वोल्टेज मैं 40 केवी से ही बढ़ाना शुरू कर दूं, 41 कर दूं, 42 कर दूं, 43 कर दूं, 44 कर दूं, जैसे 45 केवी हमने मान लीजिए वोल्टेज किया, हमने ये देखा कि अब डिस्क भी पूरी तरीके से खराब हो गई, और डिस्क खराब हो गई तो करंट बिल्कुल इसको चीरते हुए चली आएगी, इसको चीरते हुए बिल्कुल चली आएगी। तो ये 45 केवी जो है इसको बोलेंगे पंक्चर स्ट्रेंथ। पंक्चर स्ट्रेंथ मतलब ये ऐसा वोल्टेज है 45 केवी जिसपे आपकी डिस्क पूरी तरीके से खराब हो गई और डिस्क को चीरते हुए बिल्कुल करंट आपकी आ रही है। तो पंक्चर स्ट्रेंथ वो वोल्टेज होता है जिसपे डिस्क ही पूरी तरीके से खराब हो जाए, और फ्लैश ओवर वोल्टेज वो होता है जिसपे डिस्क तो नहीं खराब हुई है मगर उसके चारों तरफ की हवा आयनाइज हो गई है, जो ये अंदेशा दे रही है कि डिस्क कभी भी खराब हो सकती है। तो पंक्चर स्ट्रेंथ वो वोल्टेज है जिसपे डिस्क खराब हो जाती है, और फ्लैश ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसपे डिस्क नहीं खराब होती है मगर एयर जो है वो आयनाइज हो जाती है। तो सेफ्टी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। देखो पंक्चर स्ट्रेंथ कितनी है 45 केवी, और फ्लैश ओवर वोल्टेज कितना है 40, 45/40 कितना होगा 1 से ज्यादा होगा। सेफ्टी फैक्टर इंसुलेटर का 1 से ज्यादा होता है। कितने ऐसे फैक्टर 1 से ज्यादा होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। देखो, एक तो कंडक्टर के लिए सेफ्टी फैक्टर, इंसुलेटर के लिए सेफ्टी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। एक डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, वो भी ज्यादा होता है 1 से, डाइवर्सिटी फैक्टर याद रखना, डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। और एक फ्यूज के लिए होता है फ्यूजिंग फैक्टर, ये भी 1 से ज्यादा होता है। फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर या सेफ्टी फैक्टर, ये तीनों 1 से ज्यादा होते हैं। बाकी नेटवर्क थ्योरी में फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर 1 से ज्यादा होता है तो अलग बात है। दीज फैक्टर्स आर ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हाउ यू कैन इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है आपने पढ़ा हुआ है। मेथड्स टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी की अगर बात करें कि कैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सकता है, मेथड टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बेहतर करने का तरीका, पहला क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा दो, क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ा दो, लंबाई बढ़ा करके बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म। दूसरा बाय यूजिंग गार्ड रिंग, या इसे बोलते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक शिल्डिंग, बाय यूजिंग गार्ड रिंग या बाय यूजिंग स्टैटिक शिल्डिंग। और तीसरा है
बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। तीन तरीके हैं, बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, गार्ड रिंग, स्टैटिक सील्डिंग, क्रॉस आर्म किलिंग। ये सब पढ़ाया गया होगा आपको। ये तीन नाम है, आपको याद रखने हैं। साइकिल टाइप इंसुलेटर जो होता है वो स्ट्रेन टाइप का ही हिस्सा होता है। साइकिल टाइप जो इंसुलेटर होता है वो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का हिस्सा होता है। साइकिल साइकिल टाइप इंसुलेटर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का हिस्सा होता है, जो कम वोल्टेज नॉर्मली 11 केवी के लिए यूज करते हैं। तो साइकिल टाइप स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर टाइप होता है जो 11 केवी तक के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के तरीके मैंने आपको बता दिए। दीज आर द वे बाय विच यू कैन इंप्रूव द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। आ रही बात समझ में या नहीं? जितने लोग देख रहे हैं मुझे इस वक्त, कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। जितेंद्र, रवि, अरविंद, रविशंकर, विकी, सैनी। जितेंद्र कुमार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आ गया सर। अनिल कुमार, नो प्रॉब्लम सर। और कृष्णा स्वामी बोल रहे हैं हिंदी में। नीलम कुमारी का कहना है सर मशीन भी कराइएगा ना। सरीक बोल रहे हैं सर तकलीफ को भूल जाते हैं आपसे मिलकर। रवि गुप्ता, कोई पीड़ा नहीं। देवाशीष, नो प्रॉब्लम सर। अरविंद यादव, क्लियर है सर। रवि गुप्ता बोले सर आप इतने शानदार विद्युत अभियांत्रिकी के चिकित्सक हैं कि तकलीफ हो ही नहीं सकती। आपको पता है, आपको पता है कि शरीक बोल रहे हैं सर खुदा से दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हम सब आपसे सीखते रहें। कई बार क्या होता है, नरेंद्र बोले सर आपने जो आज हमारे लिए इंतजाम किया उसके लिए धन्यवाद।
दो लड़के थे, वो दोनों शहर में रहते थे और वो दोनों गांव गए एक बार काफ़ी सालों के बाद। और गांव में गए तो उन्होंने देखा कि गांव में एक साधु जी थे और उनकी गांव वाले बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और बहुत तारीफ करते थे गांव वाले साधु जी की। तो ये दोनों लड़के जो शहर से पढ़ के गांव में गए थे, उनको लगा कि गांव वाले बेवकूफ़ हैं, अंधविश्वास है, जो साधु बाबा की बातों पे भरोसा करते हैं। साधु बाबा यहाँ गांव के कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं साधु बाबा। तो ये दोनों कहते थे अपने गांव वालों से कि साधु बाबा को कुछ नहीं आता पता, वो ढोंग पाखंड करते हैं, आप लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। गांव वाले कहते थे नहीं, साधु जी ने अब तक जितनी चीज़ें बताई हैं, कही हैं, वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन दोनों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, साधु बाबा को कोई भविष्य की जानकारी नहीं होगी या कोई भगवान नहीं है, वो हम और आप जैसे ही हैं। तो गांव वाले लेकिन मानने को तैयार नहीं थे इन दोनों की बातें। तो एक दिन दोनों बच्चों ने गांव वालों से कहा कि आप लोग बाबा को बुलाओ, साधु बाबा को बुलाओ और मेरे सामने जो भी उनकी विद्वता है, या जो भी उनकी जानकारी है, जो भी उनका ज्योतिष है, जो भी उनका ज्ञान है, हम देखना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप लोग उतना पसंद करते हो उनको। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको पता होगी और हमको नहीं पता होगी। ये दोनों जो शहर से लड़के गए थे ये कह रहे थे। तो गांव वाले गए, ठीक है। एक डेट डिसाइड हुई और उस डेट में साधु जी आए गांव में। गांव के सारे लोग बैठे हुए थे, ये दोनों चिंटू भी थे दोनों। और साधु जी से चिंटू ने बात की और कहा कि बाबा जी ऐसा क्या है आपको जो लोग इतना मानते हैं, आपके पास जो जानकारी हमारे पास भी जानकारी, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, वी नो एवरीथिंग, आपको क्यों इतनी रिस्पेक्ट मिलती है गांव वालों से। तो बाबा ने कहा कि गांव वालों का प्यार मोहब्बत है जो इतनी रिस्पेक्ट हमको देते हैं। तो चिंटू ने कहा, उन दोनों लड़कों ने कहा कि बाबा आप जो कुछ भी कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं, तो मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिलती है, आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा, जो मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते। चिंटू ने कहा मैं कर सकता हूं। बाबा ने कहा तुम नहीं कर सकते। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, कर सकते हो तो करो। चिंटू ने कहा बोलो बाबा। बाबा ने कहा कि तुम डांस करो और तुम डांस करके पानी बरसाओ। तुम डांस करो और डांस करके पानी बरसाओ। अभी खेतों में पानी की जरूरत है, पानी नहीं है, किसान चाहते हैं पानी बरसे। तुम डांस करो और पानी बरसाओ। तुम अगर पानी बरसा सकते हो तो देखो, मैं डांस करूंगा तो पानी बरसेगा। बाबा ने कहा, साधु जी ने, लेकिन तुम डांस करके पानी नहीं बरसा सकते। चिंटू ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नाचूंगा तो पानी नहीं बरसेगा और आप नाचोगे तो पानी बरसेगा। अगर मेरे नाचने से पानी नहीं बरसा तो आपके नाचने से भी पानी नहीं बरसेगा, और अगर पानी बरसना होगा तो मेरे नाचने से भी बरस जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, तुम पानी नहीं बरसा सकते, नाच के मैं बरसा सकता हूं। बाबा ने कहा ऐसा करो, तुम डांस स्टार्ट करो और पानी बरसाने की कोशिश करो। चिंटू, दोनों दोस्त थे, दोनों डांस करना स्टार्ट किए। चिंटू ने डांस किया, 15 मिनट तक डांस किया, 20 मिनट तक डांस किया, 30 मिनट तक डांस किया। उसके बाद चिंटू थक गया। चिंटू ने कहा बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थक चुका हूं, अब मेरा दोस्त डांस करेगा। उसका दूसरा दोस्त डांस स्टार्ट किया, वो भी 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक डांस किया और उसके बाद थक गया। 40 मिनट तक दूसरे ने और 30 मिनट तक पहले ने, 70 मिनट तक दोनों मैक्सिमम डांस कर पाए और पानी नहीं बरसा। चिंटू ने कहा बाबा मैं हार गया, मैं थक गया, मैं पानी नहीं बरसा पाया, अब देखता हूं आप डांस करते हो तो क्या पानी बरसता है। बाबा ने कहा हाँ मैं डांस करूंगा तो पानी बरसेगा। बाबा ने डांस स्टार्ट किया। इन दोनों ने डांस किया मगर पानी नहीं बरसा। बाबा ने डांस स्टार्ट किया। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक बाबा नाचते रहे। इतना स्टेमिना था बाबा के पास। और 8 घंटे जैसे ही पूरे हुए, बादल गरजे और बरसात होने लगी। बादल गरजे और बरसात होने लगी 8 घंटे डांस करने के बाद। ये देख करके चिंटू बिल्कुल अवाक सा हो गया कि बाबा के डांस करने से कैसे पानी बरस गया। चिंटू ने हार मान ली, बाबा के पैरों में अपने सर को रख दिया और कहा बाबा मुझे बताओ कैसे आखिर आपके डांस करने से बरसात हुई। तो बाबा ने 2 बातें बताई जो आपके लिए बहुत काम की हैं। पहला, बाबा ने कहा कि मुझे ये पूरा फेथ था, मुझे वो पूरा फेथ था कि अगर मैं नाचूंगा तो पानी बरसेगा, अगर मैं नाचूंगा तो पानी बरसेगा, ये मुझे पूरा फेथ था। पहली चीज ये थी। और दूसरी चीज, मैंने जब नाचना स्टार्ट किया तो मैं तब तक नाचता जब तक पानी नहीं बरसता।
8 घंटे बाद पानी बरस गया, अगर नहीं पानी बरसता तो मैं 12 घंटे तक भी नाचता, नहीं पानी बरसता तो मैं 16 घंटे तक नाचता, नहीं पानी बरसता तो मैं 25 घंटे तक नाचता, मगर मैं नाचता जब तक पानी नहीं बरसता। तो दो चीजें थी, एक विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं नाचूंगा तो पानी बरसेगा, अब फेथ है, तो दूसरा मैं तब तक नाचूंगा जब तक पानी ना बरस जाए। इसे ये सीखने की जरूरत है कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, यू शुड हैव फेथ, ये काम मैं कर सकता हूं, आई कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, आई कैन डू दिस वर्क। और सेकेंड, फिर पूरी मेहनत से जब लगोगे उस काम को तो उसको तब तक करते रहो जब तक कि वो काम हो ना जाए। पहले तो फेथ होना चाहिए, फेथ नहीं है तो आप काम मेहनत से ईमानदारी से कर ही नहीं पाओगे, आपको हर स्टेप पे डाउट आएगा, यार मेरा नहीं होने वाला है, मेरे लिए नहीं बना हुआ है, एट एवरी स्टेप देयर विल बी डाउट। तो पहले फेथ होना चाहिए, आई कैन डू दिस, और दूसरा मैं तब तक करूंगा जब तक इसको मैं कर नहीं देता हूं। ये दो चीजें बहुत काम की। आई बात समझ में? अगर आपको डीएमआरसी का एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, तो पहले तो आपके अंदर फेथ होना चाहिए, यस आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। वो फेथ बिल्कुल फील होने वाला फेथ होना चाहिए, चल मुंह से बोलने वाला नहीं। और सेकंड, आप तब तक उस एग्जाम को मेहनत से तैयारी करके देते रहो जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता। और अगर आप मेहनत से तैयारी करके देते रहोगे तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। जब उसमें लापरवाही आती है तो गैप बड़ा हो जाता है। अगर आप ईमानदारी से दोगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि आपके पास 3-3 4-4 जॉब्स होती हैं। सुमित बोल रहे हैं मजा आ गया। विजय कुमार बोल रहे हैं सर गुड फैकल्टी तो और भी हैं पर आप बेस्ट हो, कोहिनूर हो टेक्निकल के महागुरु। निरंजन बोल रहे हैं यस सर। नीलम कुमारी वाव सर, बात समझ में आई? आप अपने किसी दोस्त को देखो, कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसके पास 2 या 3 जॉब्स होंगी, पक्का। एक समय ऐसा आया होगा जो फेलियर्स उसको मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आप जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लगता है हाँ यार ये तो हो गया सेलेक्ट। कितनी तकलीफें उसके पहले उसने झेली हैं वो आपको नहीं पता। जैसे जितनी तकलीफें आप झेल रहे हो आज के 4 महीने बाद किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग कहेंगे यार ये तो पढ़ने में बहुत बचपन से इंटेलिजेंट था। उनको क्या पता कि आपके रास्ते में कितनी बार अड़चने आई, कितनी बार आपके दिल ने कहा कि छोड़ दो, दिल ने कहा कि कुछ और कर लो, बट आपने नहीं छोड़ा। और आज जब आपके पास वो है तो लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से कि ये तो पढ़ने में ही होशियार था, इसका तो होना ही था सिलेक्शन। बात आई समझ में? तो अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शिद्दत से तैयारी की है, तैयारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेगुलर के साथ, रेगुलरिटी के साथ, और शिद्दत के साथ एक होती है केवल तैयारी नाम देना। या आधे घंटे पढ़ लेते हैं आज, फिर 4 दिन बाद आधे घंटे पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन बाद 2 घंटे पढ़ लेते हैं, रैंडम तरीके से पढ़ते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। उस तैयारी को तैयारी नहीं कहा जाता। आज का माहौल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत करने वालों के लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कई ब्रिलियंट और मेहनती बच्चे कुछ समय तक ट्राई करते हैं, फिर रास्ता बदल देते हैं, इसलिए वो नहीं सिलेक्ट हो पाते। आप कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक अगर आप देते हो ईमानदारी के साथ, तो इतना टाइम पीरियड पर्याप्त होता है आपके सिलेक्शन के लिए। कई बार जरूरी नहीं कि 6 महीने में जॉब लग जाए या 1 साल के अंदर जॉब लग जाए, कई बार 2-2.5 साल लग जाते हैं, मगर तैयारी अगर आप करोगे मेहनत से तो 2-2.5 साल में हो ही जाएगा। अब नहीं तैयारी करोगे तो 6 साल में भी नहीं होगा। तो बात समझ में आई? आप लोग ये कह रहे हो कि आप बेरोजगार हो, ये बेरोजगारी नहीं है आपकी, ये आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस है। दिस इज द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। इस वक्त लाइफ में आप ऐसे अनुभव इकट्ठा कर रहे हो, ऐसे अनुभव और ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो जो पैसे से आप कभी नहीं खरीद सकते। जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो अनसर्टेनिटी, जो फ्रस्ट्रेशन, जो पढ़ने का दबाव, घर वालों का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर, जीएस का, रीजनिंग का प्रेशर, टेक्निकल का प्रेशर, मशीन का प्रेशर, टेस्ट सीरीज कौन सी लें उसका प्रेशर, कहाँ से पढ़ें इसका प्रेशर, इतने सारे प्रेशर को झेल करके जिस दिन आप जीतोगे उस दिन आप एक सिकंदर की तरह आगे बढ़ोगे। तनाव जीवन में वही खत्म नहीं हो जाएगा, तनाव तो हमेशा रहेगा, मगर एक पड़ाव क्रॉस कर ले जाओगे आप। उस पड़ाव का ये पीरियड चल रहा है, मेक और ब्रेक सिचुएशन, इसमें आपको टूटना नहीं है। ये तो सत्य है कि अगर 10 लोग तैयारी किसी एग्जाम की करते हैं
तो 10 में से 1 सेलेक्ट होता है, 2 सेलेक्ट होता है, 4-5 सेलेक्ट होते हैं ज़्यादा ज़्यादा। 10 के 10 सेलेक्ट नहीं होते हैं, सीधी सी कहानी है, क्योंकि 10 के 10 पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करते हैं। तो जो शिद्दत से मेहनत करता है वो सेलेक्ट होता है। कभी कभार ये ऐसा होता है कि कोई मेहनती और शिद्दत से मेहनत करने वाला सेलेक्ट ना हो पाता हो, मगर उसके लिए फिर कुछ ना कुछ और नेचर ने बचा के रखा होता है। ये मान के चलिए कि नेचर आपके लिए वो सारे रास्ते बनाता जाएगा जिसके लिए आपको बनाया गया है। कई बार आप हो सकता है पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन आपका कुछ और मकसद हो, तो नेचर आपको धीरे धीरे उसी दिशा में लेके चला जाएगा। तो इससे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कंपैरिजन जब करते हो ना, तो आपके अंदर कुंठा आती है, यार वो मुझसे छोटा है, वो मुझसे कमजोर था, वो तो सेलेक्ट हो गया, और इसके साथ ऐसा हो गया ना। कुंठा और कंपैरिजन ये सब नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। यू आर चैंपियन, ये अपने अंदर आप बैठा लो। एग्जाम में सेलेक्ट ना सेलेक्ट होने से आपके अंदर की काबिलियत को कोई नहीं आंक सकता। एग्जाम तो बस एक किसी चीज को समझ के कॉपी में सही टिक कर देने से आपकी काबिलियत नहीं जज की जा सकती। लेकिन कुछ पैरामीटर्स आज समाज ने तय कर रखे हैं कि अगर आप जॉब करते हो इट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट, आप जॉब नहीं करते हो तो यू आर नॉट इंटेलिजेंट। सो अवेकन द जायंट विद इन योर सेल्फ, अवेकन द चैंपियन विद इन योर सेल्फ, सेट योर टारगेट एंड किल योर टारगेट। कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करो, एक प्लान करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, जरूर मिलेगा वो टारगेट आपका, लेकिन एक प्लान के साथ, रैंडमनेस तरीके से नहीं, आज हो गया कल हो गया देखते रहेंगे, नो। ठीक है, कहानी समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम रिले और सर्किट ब्रेकर की बात करें, रिले और सर्किट ब्रेकर की बात करें तो देखिए जरा, सबसे पहला होता है कि फॉल्ट को पहचानता कौन है। फॉल्ट को पहचानने का काम या फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? रिले। रिले का काम होता है फॉल्ट को सेंस करने का या फॉल्ट को डिटेक्ट करने का, और फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने का काम, फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने का काम जो होता है वो होता है सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करता है, ठीक है। और रिले की जो रेटिंग होती है, रिले की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? रिले की रेटिंग से अच्छा फ्यूज की रेटिंग पहले देखिए। फ्यूज की रेटिंग किस में होती है? एम्पियर में। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस में होती है? सर्किट ब्रेकर की रेटिंग होती है एमवीए में या केवीए में। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग होती है एमवीए में। रिले के लिए बर्डन वर्ड होता है। रिले का बर्डन क्या होता है? रिले का बर्डन होता है वोल्ट इनटू एम्पियर। वोल्ट इनटू एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले, वोल्ट इनटू एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले इज कॉल्ड बर्डन ऑफ रिले। वोल्ट इंटू एम्पियर रेटिंग को हम बोलते हैं बर्डन ऑफ रिले। क्वेश्चन आता है फ्यूज को हम कहाँ लगाते हैं? कोई भी वायर होता है तो फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। फ्यूज को हम कहाँ लगाते हैं? फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं, यानी RYB में लगाते हैं। न्यूट्रल में फ्यूज को कभी नहीं लगाते हैं, केवल लाइव वायर में लगाते हैं। फ्यूज में किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मान लीजिए कोई फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे, फ्यूज में अगर बहने वाली करंट एक पर्टिकुलर करंट से ज्यादा हो जाती है तो फ्यूज पिघल जाता है। ज्यादा करंट होगी फ्यूज में तो ज्यादा स्क्वायर आर लॉस होगा, ज्यादा लॉस होगा तो ज्यादा हीट पैदा होगी, और ज्यादा हीट होगी तो फ्यूज पिघल जाएगा। तो वो करंट जिसपे फ्यूज पिघल जाता है उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट क्या होती है? वो करंट होती है जिसपे फ्यूज पिघल जाता है, ठीक है, फ्यूजिंग करंट। और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट क्या होती है? ऐसी करंट जिसपे फ्यूज मेल्ट नहीं होता है बल्कि आसानी से कैरी करा सकता है। जैसे मैं कहूं फ्यूज की करंट रेटिंग 30 एम्पियर है, इसका मतलब 30 एम्पियर तक करंट वो आसानी से पास करा सकता है और मेल्ट नहीं होगा।
हमने कहा 31 एम्पियर उसकी फ्यूजिंग करंट है, यानी अगर करंट 31 एम्पियर हुई तो फ्यूज मेल्ट हो गया। तो 30 एम्पियर तक तो पास करा सकता है, 31 एम्पियर पे पिघल गया, तो जिस पे पिघल गया फ्यूज मेल्ट हो गया वो फ्यूजिंग करंट, और जितनी पास करा सकता है आसानी से, वो मैक्सिमम करंट जो पास करा सकता है वो है करंट रेटिंग, और जिस मिनिमम करंट पे फ्यूज हो जाता है वो है फ्यूजिंग करंट। तो अगर 31 पे फ्यूज हुआ है, मेल्ट हो गया है, तो 32 पे 35 पे भी फ्यूज हो जाएगा। तो मिनिमम करंट जिस पे मेल्ट हुआ है उसको बोलते हैं फ्यूजिंग करंट, और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट या फ्यूजिंग करंट बटे करंट रेटिंग, और फ्यूजिंग फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। फ्यूजिंग करंट कितनी है? 31। फ्यूजिंग करंट रेटिंग कितनी है? 30। करंट रेटिंग है 30, फ्यूजिंग करंट है 31, तो फ्यूजिंग फैक्टर 1 से ज्यादा हो गया। फ्यूजिंग फैक्टर 1 से ज्यादा होता है, क्या होता है? फ्यूजिंग करंट बटे करंट रेटिंग। फ्यूजिंग करंट वो करंट होती है जिससे फ्यूज मेल्ट हो जाता है, करंट रेटिंग वो अधिकतम करंट होती है जो फ्यूज कैरी कर सकता है बिना मेल्ट हुए। फ्यूज के प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होना चाहिए? फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। फ्यूज की रेजिस्टिविटी जो होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। फ्यूज की कॉस्ट जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अशुद्धि से मुक्त होना चाहिए, कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। फ्यूज सीरीज में लगाते हैं, फ्यूज मेल्ट हो। फ्यूज क्या करता है? अगर किसी वायर से एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट बह रही है तो फ्यूज मेल्ट होकर के उस एक्सेसिव करंट को रोक देगा, एक्सेसिव करंट को रोक देगा, रोक देगा, रोक देगा। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? रवि गुप्ता ने लिख के भेजा है। सुमित बोल रहे हैं गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम डीएमआरसी का पेपर क्लियर करें। बिल्कुल सुमित, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, उसमें आपको अपनी मेहनत का तड़का लगाना है। ये बात समझ में आई फ्यूज की? फ्यूज के लिए एक टर्म और होता है, फ्यूज लॉ। फ्यूज का नियम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। फ्यूज का नियम ये होता है, आई स्क्वायर समानुपाती होता है डी क्यूब के, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3/2। मान लीजिए कोई फ्यूज मटेरियल है, ये इसमें करंट जो बह रही है वो करंट है आई, ये आई करंट पे मेल्ट हो जाएगा, और डी क्या है? इसका डायमीटर, डी है इसका डायमीटर। यानी अगर इसका डायमीटर डी है और जो करंट जिसपे फ्यूज मेल्ट हो रहा है वो है आई, तो आई जो फ्यूजिंग करंट है वो समानुपाती है डी की पावर 3/2 के। यानी अगर आपको ज्यादा करंट इससे पास करानी, आप चाहते हो जल्दी मेल्ट ना हो, तो ज्यादा डी होगा तो आई ज्यादा होगा, फ्यूजिंग करंट बढ़ जाएगी। फ्यूजिंग करंट बढ़ जाएगी तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। और अगर आप डायमीटर कम लोगे, इसका पतला लोगे, तो फ्यूजिंग करंट कम होगी, फ्यूजिंग करंट कम होगी तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। यानी ज्यादा साइज का अगर आप कंडक्टर लोगे तो फ्यूजिंग करंट ज्यादा होगी, यानी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। पतला कंडक्टर लोगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। आई समानुपाती डी की पावर 3/2, डी डायमीटर है, और आई फ्यूजिंग करंट है जिसपे मेल्ट हो जाता है। ठीक है। फ्यूज का काम है फॉल्ट को डिटेक्ट करना, और फॉल्ट को डिटेक्ट करने के बाद सर्किट को क्या करना? इंटरप्ट करना। दोनों काम होता है फ्यूज का। सर्किट ब्रेकर का काम होता है केवल सर्किट को ब्रेक करना, रिले का काम होता है सर्किट को केवल, फॉल्ट को केवल सेंस करना। मगर फ्यूज क्या करता है? फॉल्ट को सेंस भी करता है और फॉल्ट को ब्रेक भी करता है। ठीक है। सर्किट ब्रेकर में अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास दो चीजें होती है, एक होती है मेकिंग कैपेसिटी, पढ़ा होगा आपने। मेकिंग कैपेसिटी ये बराबर होती है 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी, पढ़ा होगा आपने सर्किट ब्रेकर में। मेकिंग कैपेसिटी बराबर 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी, और एक ये भी था मेकिंग करंट बराबर 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। ठीक है, ये दो चीजें आपने पढ़ी हैं। क्वेश्चन आता है किसको हम नो लोड पे ऑपरेट करते हैं, किसको फुल लोड पे। सर्किट ब्रेकर जो होता है इसको हम नो लोड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, और सर्किट ब्रेकर को हम फुल लोड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्क पैदा होती है तो आर्क को बुझाने की व्यवस्था होती है। मगर जो आइसोलेटर है इसको केवल नो लोड पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसमें आर्क को बुझाने की व्यवस्था नहीं होती है, इसको हम फुल लोड पे ऑपरेट नहीं कर सकते। सर्किट ब्रेकर को नो लोड फुल लोड किसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर को नो लोड फुल लोड किसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। आइसोलेटर का काम क्या होता है? जब कोई फॉल्ट होती है सर्किट, जब कोई मेंटेनेंस करना होता है तो ये कॉन्टैक्ट्स इसके अलग करते हैं हम आइसोलेटर के। ये हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं आइसोलेटर को। आइसोलेटर इज मैनुअली ऑपरेटेड। सर्किट ब्रेकर को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। अब रिले में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मीडियम, लॉन्ग और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले इस्तेमाल करते हैं? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए।
बोलो। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए कौन से रिले का यूज करते हैं? रविशंकर, रवि, दीपिका, जितेंद्र, राजशेखर रेड्डी, सुमित, निरंजन, अरे बोलो। नीलम कुमारी ने बोला है इम्पीडेंस रिले। चलिए, रवि ने बताया कि उन्होंने रिया से याद किया है। रिया, रिया, आर मीन्स रिएक्टेंस रिले, आई मीन्स इम्पीडेंस रिले और ए मीन्स एडमिटेंस रिले। रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले और एडमिटेंस रिले, ये होता है शॉर्ट के लिए, ये होता है मीडियम के लिए और ये होता है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो शॉर्ट के लिए हो गया रिया, मीडियम के लिए हो गया आई और लॉन्ग इम्पीडेंस, लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हो गया ए, RIA। ठीक है, कई सारे तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए थे जब पढ़े थे इसको कि कौन कौन से रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रांसफार्मर के लिए हम बकल्स रिले का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए बकल्स रिले का यूज करते हैं हम। SF6 गैस सर्किट ब्रेकर जो होता है इसको हाईएस्ट वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो SF6 गैस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। SF6 गैस सर्किट ब्रेकर जो है आपको पढ़ाया था मैंने, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर थे। सबसे ज्यादा वोल्टेज अगर है 765 केवी के लिए यूज करना हो, 400 केवी के लिए यूज करना हो तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स जब अलग होते हैं, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जब अलग होते हैं तो चिंगारी पैदा होती है, आर्क पैदा होती है और उस आर्क को बुझाने के लिए हम अलग अलग इंतजाम करते हैं। आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम यूज करते हैं आग चिंगारी को बुझाने के लिए। ये सारी कहानियां डिस्कस की थी हमने। फिर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो फॉल्ट होती है, जैसे एक LG फॉल्ट होती है, एक LL फॉल्ट होती है, एक LLG फॉल्ट होती है और एक फिर LLL फॉल्ट होती है और एक LLLG फॉल्ट होती है। इसमें सबसे फ्रीक्वेंट फॉल्ट कौन सी होती है? मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट ये होती है। लीस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट ये दोनों होती हैं, ये होती है 3 फेज फॉल्ट। ठीक है, सबसे सीवियर फॉल्ट कौन सी होती है? ये सबसे सीवियर, ये सबसे सीवियर होती है, सबसे खतरनाक।
लीस्ट सीवियर कौन होती है? एलजी फॉल्ट होती है। ग्राउंड फॉल्ट कौन सी होती है? इसमें ग्राउंड इन्वॉल्व है, ये या ये, ठीक है। नॉन ग्राउंड फॉल्ट कौन सी होती है? जिसमें ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है। एलजी फॉल्ट का मतलब ये है, जैसे आर वाई बी है आपके पास, आर वाई बी और एक ग्राउंड है आपके पास, ये टूटा और यहां टच हो गया, दैट इज एलजी फॉल्ट। और एल एल फॉल्ट का मतलब, ये आर वाई बी है, ये यहां से टूटा यहां टच हो गया, एल एल फॉल्ट, या ये टूटा यहां से यहां टच हो गया, एल एल फॉल्ट, ठीक है। ये टूटा इससे टच हो गया, ये टूटा इससे टच हो गया, तो एल 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 फॉल्ट, और ये जमीन से टच हो गया तो एल 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 जी फॉल्ट, एल 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 जी फॉल्ट। तो कई सारी फॉल्ट है जो मैंने लिख दिया है। सबसे सीवियर फॉल्ट होती है ये फॉल्ट। थ्री फेज फॉल्ट कौन सी है? ये दोनों, जहां पे तीनों फेज होते हैं, एल 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 आर वाई बी या एल 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 जी, यानी आर वाई बी और ग्राउंड। तो थ्री फेज फॉल्ट होती है जहां पे तीनों फेज होती है, इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट भी बोलते हैं, इसको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि तीनों फेज इन्वॉल्व नहीं है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की एनालिसिस करना मुश्किल होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट की एनालिसिस करना आसान होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि डायग्राम का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? वो ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस डायग्राम के लिए करते हैं। हमने आपको बताया था न्यूट्रल करंट क्या होती है? न्यूट्रल करंट होती है 3 इंटू आई आर जीरो, यानी जीरो सीक्वेंस करंट को न्यूट्रल को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी बन जाएगी क्या? न्यूट्रल करंट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट केवीए का फार्मूला आपको बताया था। शॉर्ट सर्किट केवीए बराबर क्या था? रेटेड केवीए इंटू 100 अपान परसेंटेज इंपीडेंस। रेटेड केवीए इंटू 100 अपान परसेंटेज इंपीडेंस, ये बताया था। हमने बताया था जब फॉल्ट होती है तो ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में इंडक्टर लगा देते हैं तो फॉल्ट करंट कंट्रोल हो जाती है। फॉल्ट को करंट कंट्रोल करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में इंडक्टर लगाते हैं, क्योंकि इंडक्टर अपोज करता है सडन चेंज ऑफ करंट का, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग फॉल्ट के एनालिसिस की थी, कैसी कौन सी फॉल्ट है जहां पे तीनों सीक्वेंस करंट बराबर होती हैं। तो आई आर जीरो बराबर आई आर वन बराबर आई आर टू, ये किसमें था? ये आपका एल जी फॉल्ट में था। किसमें था? एल जी फॉल्ट में था। और एल एल फॉल्ट में क्या था? एल एल फॉल्ट में आपका जीरो सीक्वेंस करंट जीरो थी, और आई आर वन बराबर था आई आर टू के मैग्नीट्यूड में, अगर बात की जाए तो, ठीक है। ये कौन सी फॉल्ट थी? एल एल फॉल्ट थी। और अगर एल एल जी फॉल्ट की बात करें, इसमें क्या था? तीनों सीक्वेंस वोल्टेज की वैल्यू क्या थी? बराबर थी। वी आर वन बराबर वी आर टू बराबर वी आर जीरो, और तीनों सीक्वेंस करंट का सम जीरो था, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर जीरो बराबर जीरो। ये एल एल जी के लिए था, ये था एल एल के लिए, और ये था एल जी के लिए। ये सब अलग अलग फॉल्ट की कहानी बताई थी मैंने। फिर क्वेश्चन आता है कि पावर प्लांट पे क्वेश्चन आता है, वो आप देखना, यूट्यूब पे वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है पावर प्लांट की, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके पास। पावर प्लांट में अलग अलग पावर प्लांट के बारे में कंपैरिजन। और फिर अंडरग्राउंड केबल बचा है आपका, कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपकी होती है कोर, कोर के बाद फिर सबसे पहले होता है आपका कोर या कंडक्टर, फिर उसके बाद होता है इंसुलेशन, फिर उसके बाद होता है लेड सीथ या मेटेलिक सीथ, ठीक है। फिर उसके बाद होता है बेडिंग, फिर उसके बाद होता है आर्मरिंग, फिर उसके बाद होता है सर्विंग। ये लेयर्स होती हैं, पता है ना। कोर का काम होता है पावर को ट्रांसफर करना, इंसुलेशन का काम होता है दो कंडक्टर को एक दूसरे से चिपकने से बचाना, लेड सीट का काम होता है क्या? लेड सीट का काम होता है मॉइस्चर से बचाना, बेडिंग का काम होता है कोरोजन से बचाना, आर्मरिंग का काम होता है मैकेनिकल इंजरी से बचाना, सर्विंग का काम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाना, ठीक है। इंसुलेशन के तौर पे आप पीवीसी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबर वगैरह का। लेड सीट के तौर पे हम लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेडिंग के तौर पे जूट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आर्मरिंग के तौर पे स्टील के रॉड का इस्तेमाल करते हैं। सर्विंग के तौर पे जूट या हेसियन टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछा था किसके बाद कौन सी लेयर होती है? कोर होती है, फिर इंसुलेशन होती है, फिर लेड सीट या मेटलिक सीट होती है, फिर बेडिंग होती है, फिर आर्मरिंग होती है, फिर सर्विंग होती है। CILBAS, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल से पावर का ट्रांसमिशन रिलायबल होता है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये अंडरग्राउंड केबल का पार्ट बता रहा हूं मैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं आ रहा होगा समझ में, बस रिवाइज करवा रहा हूं। जब आपके रेगुलर क्लासेस चलेंगे तो इसमें अंडरग्राउंड केबल कवर होगा। अभी बस मैं रिवाइज कर, समझा नहीं रहा हूं मैं, केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है अनिल।
तो मैं शेयर कर दूंगा आपके पास। ये अंडरग्राउंड केबल का हिस्सा है, अंडरग्राउंड केबल पढ़ाएंगे अनिल तो वहां पे आएगा समझ में आपको। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल एग्जाम देने जा रहे हैं कल परसों नरसों में। हमने बताया कि कम डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल का, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते क्योंकि महंगा पड़ता है। ये रिलायबल होता है इससे पावर का ट्रांसमिशन करना, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी याद रखना है आपको। यानी अगर लेंथ बढ़ेगी तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटेगा। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस है किसके लिए? अंडरग्राउंड केबल के लिए। ऐसे क्वेश्चन आता है कि 100 किलोमीटर के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है आपका ये 50 ओम है, तो 200 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो लेंथ को कितना कर दिया, डबल करिए तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 से 25 ओम हो जाएगा। ये कहानी क्या है, जो कंडक्टर कोर है उसके चारों तरफ जो इंसुलेशन किया उसके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है। देवाशीष अनिल कुमार, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं कि लोड फैक्टर 1 से कम होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा बिजली हम थर्मल पावर प्लांट से बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी थर्मल पावर प्लांट से होता है। सबसे ज़्यादा रनिंग कॉस्ट भी थर्मल पावर प्लांट में होती है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थर्मल पावर प्लांट में होती है। और पोल्यूशन सबसे कम होता है हाइड्रो पावर प्लांट से हम बिजली से बनाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मॉडरेटर के तौर पे किसका यूज़ करते हैं, कूलेंट के तौर पे किसका यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर जैसे कंट्रोल रॉड के तौर पे हम बोरान, कैडमियम या हाफनियम की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल रॉड का क्या काम होता है, जो एक्सेस जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कंट्रोल रॉड करती हैं। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, और कूलेंट का काम होता है हीट को बाहर करना, ठंडा करना, और सील्डिंग का काम होता है एट जो हार्मफुल रेडिएशन है उनसे सुरक्षा करना। सील्डिंग के तौर पे हम कंक्रीट का या लेड की लेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख के जाना एग्ज़ाम के लिए, जितना हो पाया उतना मैंने रिवाइज कराया। अब अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखी हैं तो कम समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन ज़रूर हुआ होगा, और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपका जो भी बैच है उसमें सारी चीज़ें कवर ज़रूर कराई जाएंगी। ठीक है, तो आज यही कहानी स्टॉप करेंगे क्योंकि मेरी 6 बजे से नेक्स्ट क्लास है। समझ में आया या नहीं आया जो पढ़ाया गया? कम आया होगा कोई बात नहीं, एक रिवीजन आपका हो गया। जिस दिन आप पावर सिस्टम पूरा पढ़ लोगे और फिर इस वीडियो को देखोगे फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा। गॉट इट? अरे बोलो हाँ या ना। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। आप में से जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है DMRC का। रवि गुप्ता बोल रहे हैं आया सर। नागेंद्र ओके सर। नीलम कुमारी का कहना मशीन का भी क्लास रखिए सर। रवि गुप्ता बोल रहे हैं बहुत मज़ा आया। अनिल टारगेट स्टडी, नरेंद्र कुमार। केवल अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो नहीं पता चला होगा क्या बताया गया, मगर आएगा समझ में जब पढ़ाया जाएगा। तो रविशंकर बोल रहे हैं 17 को है मेरा। कल ही है रविशंकर आपका, तो तैयारी पूरी शिद्दत से करो रात भर जितना पढ़ रखा है आपने पहले से। पेपर दीजिए एक बार और फिर उसके बाद हम आपसे मुलाकातें करते रहेंगे ऐसे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही किसी दिन आपसे मिलेंगे कल परसों नरसों में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक लेकर के आएंगे जिसमें आपको बचपन से लेकर आज तक डाउट है। आपको क्या संदेह होता है मुझे पता होता है, कई बार आप बार बार पूछते रहते हो, तो उसी में से कोई एक डाउट लेकर के कल परसों नरसों में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय, बाय बाय एंड जय हिंद।